जहां कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज टेस्ट से पहले टेस्ट शेड्यूल और टेस्ट के बाद टेस्ट डिस्कशन, मॉडल कंटेंट और फीडबैक देने तक सीमित रहती है, वहीं इनकी प्रॉब्लम को क्योर करने की पोस्टमार्टम अप्रोच हमेशा टेस्ट देने के बाद आती है। कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज की इन्हीं खामियों से अलग हटकर आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी को सही डायरेक्शन देने के लिए द स्टडी आईएएस आपके लिए लाया है मैप, दैट इज मेंस असेसमेंट प्रोग्राम। इस स्ट्रैटेजिकली डिजाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को 3 फेजेस में बांटा गया है। प्रोग्राम की पहली स्टेज यानी कि बेंचमार्किंग स्टेज में टेस्ट देने से 7 से 10 दिन पहले आपके कंटेंट और सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी का सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा आकलन किया जाएगा। टेस्ट प्रिपेयर करने से पहले ही राइट कंटेंट और स्ट्रैटेजी आपके साथ होगी ताकि आप टेस्ट प्रिपरेशन के दौरान ही कोर्स करेक्शन कर सकें। सेकंड स्टेज यानी एनालिसिस फेज टेस्ट देने के बाद शुरू होती है। आपका टेस्ट पेपर इवैल्यूएटर एंड मेंटर के पास जाता है, जहां आपकी परफॉर्मेंस को 5 पैरामीटर्स पर असेस किया जाता है: स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज, टाइम टेकन टू कंप्लीट योर टेस्ट एंड फाइनली आपके आंसर की कंटेंट क्वालिटी। इससे बनती है आपकी परफॉर्मेंस शीट। इस परफॉर्मेंस शीट में लोएस्ट स्कोरिंग पैरामीटर को आपकी परफॉर्मेंस का बेंचमार्क बनाया जाता है, जिसके ऊपर आपको दिया जाता है पर्सनलाइज्ड क्यूरेटेड सॉल्यूशन एंड इसके ऊपर आने वाले टेस्ट में काम किया जाता है। इसी तरह से हर पैरामीटर को हम 1 बाय 1 फिक्स करके आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करते हैं। फाइनली आता है प्रोग्राम का रेक्टिफिकेशन फेज। ये फेज आपके टेस्ट परफॉर्मेंस के अलग अलग आउटकम्स के लिए 3 कंटिजेंसीज देता है। अगर परफॉर्मेंस ऑप्टिमल रही तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए गाइडेंस, फिर अगला टेस्ट। अगर परफॉर्मेंस सब ऑप्टिमल रही तो अगले टेस्ट से पहले एक और रीटेस्ट या फिर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट के लिए एक्सपर्ट कंसल्टेशन बिफोर योर नेक्स्ट टेस्ट। इस प्रोग्राम में मनी आंसर मेंस आंसर राइटिंग के लिए हाउ टू रीड, राइट एंड राइट प्रिसाइजली के ऊपर सेशन लेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द आर्ट एंड साइंस ऑफ आंसर राइटिंग। ये साइंटिफिकली डिजाइन प्रोग्राम आपके मेंस प्रिपरेशन को सिंप्लीफाई करते हुए प्रिपरेशन के लूप होल को डिमिनिश करेगा। मैप की इसी यूनिक पैरागॉगी को फॉलो करते हुए हमने डिजाइन किया है एकाग्र प्रीलिम्स असेसमेंट टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, जिसमें बेंचमार्क, एनालिसिस एंड रेक्टिफिकेशन फेजेस के थ्रू आपका प्रीलिम्स प्रिपरेशन हम करेंगे सिंप्लीफाई। इसी आधार पर द स्टडी आईएएस आपके लिए लाया है उम्दा यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम। मार्केट में जहां वन साइज फिट ऑल अप्रोच अपनाया जाता है, वहीं हमारी मेंटरशिप एस्पिरेंट्स को एस्पायरर, वेटरन और एडवेंचरर की कैटेगरीज में कैटेगराइज करती है। एस्पायरर की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज 1 यानी मेंस प्रिपरेशन फेज नवंबर से दिसंबर तक चलेगा। फेज 2 प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव फेज, जहां जनवरी से मई तक होगी सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी। और फाइनली फेज 3 यानी मेंस रिवीजन फेज, जो मई टू मेंस 2025 तक चलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी वेटरन्स के लिए यही 3 फेजेस कुछ इस तरह होंगे। फेज 1 प्री कम मेंस प्रिपरेशन फेज, जो नवंबर से मिड मार्च तक चलेगा। फेज 2 यानी प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव फेज मिड मार्च से मई तक चलेगा। और फाइनली फेज 3 मेंस रिवीजन फेज मई टू मेंस 2025 तक चलेगा। इसी तरह हम बात करें एडवेंचरर्स की, जो अपना शेड्यूल खुद बनाना चाहते हैं, यू कैन गिव योर ओन शेड्यूल एंड वी विल फॉलो इट, जहां सब्जेक्ट्स को खत्म करने के लिए कंसेप्चुअली यू चैलेंज योर ओन मंथ। इसी आधार पर यह प्रोग्राम हर तरह के एस्पिरेंट की यूनिक डिमांड्स को केटर करता है। जिन बेंचमार्क, एनालिसिस और रेक्टिफिकेशन फेजेस को हमने अभी डिस्कस किया, उसी पेडागोजी के आधार पर इस मेंटरशिप प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। हमारा एकाग्र प्रीलिम्स असेसमेंट टेस्ट सीरीज प्रोग्राम और उम्दा यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम 10 नवंबर और मेंस असेसमेंट प्रोग्राम 12 नवंबर से शुरू हो रहा है। प्रोग्राम की अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7002070025। हेलो एवरीवन, I am Atul Garg, your faculty for GS Paper 4, that is Ethics, Integrity and Aptitude. So today I am going to take the orientation class. Orientation class आज मैं आपकी लूँगा, जिसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि ये पेपर एक्चुअली में है क्या, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए इस पेपर के प्रति, क्या आपके सोर्सेज होने चाहिए, किस तरीके से डील करना है, एंड हाउ वी कैन स्कोर 120 प्लस मार्क्स इन दिस पेपर। तो बहुत ही जनरल एक आइडिया, एक जनरल इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा एथिक्स पेपर के लिए, विच हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ट्रिकी ऑल्सो, आई वुड से, इन द लास्ट 3-4 ईयर्स। जिस तरीके के पेपर आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से, उसके हिसाब से आई मीन नाउ वी कैन से दैट इट्स नॉट ईजी टू डील विद दिस पेपर नाउ, एंड वी आर गोइंग टू हैव अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी फॉर इट। ये नहीं कि बस 3-4 डेफिनेशंस रट लिए, एग्जाम्पल देख लिए एंड यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन दिस। नो, नाउ दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू हैपन। अब तो कुछ अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। एंड रिगार्डिंग दिस ओनली, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आज ये इस वेबिनार के अंडर हम लोग इस ओरिएंटेशन क्लास को रखें। सो फ्यू थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस हेयर इज, आप देख सकते हैं कि आज के हमारे जो टॉपिक्स होंगे क्लास के, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या नेचर है इस पेपर का। नेचर से कि बेसिकली देखिए हर चीज़ का एक नेचर होता है, जैसे गाय का अपना नेचर होता है, स्नेक का अपना नेचर होता है। स्नेक छोटा होता है in comparison to cow, फिर भी बिकॉज यू नो द नेचर ऑफ स्नेक कि भैया एग्रेसिव है तो भाग जाते हैं। गाय अपनी शांत खड़ी है तो उसके आसपास आप खड़े रहेंगे, चाहे 6 गाय का झुंड ही क्यों ना हो। तो आप नेचर को समझ के ही उसी के अनुरूप आप एक्ट करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर
is very important, and this paper is specifically different from the other GS paper that you have in your syllabus. Then sources of ethics, ये भी बहुत बड़ा इशू है कि ethics पढ़े तो कहाँ से पढ़ें. बहुत सारे, हर आदमी आपको एक अलग ओपिनियन देता है कि भैया यहाँ से एथिक्स पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, मगर एक्चुअल में क्या सोर्सेज हैं इसके, ये हम डिस्कस करेंगे. इस पेपर का इम्पोर्टेंस क्या है. अब हालांकि ये बताने की ज़रूरत रही नहीं है कि ये पेपर कितना इम्पोर्टेंट है, बट स्टिल वी विल डिस्कस. आई मीन कई लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि हाउ मच इम्पैक्ट दिस पेपर इज़ गोइंग टू मेक ऑन देयर प्रिपरेशन. सो दैट ऑल्सो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड. We will try to understand the trends which have been there in the last 11 years. 2013 में this paper was introduced by UPSC and उसके बाद से अब आज 2024 11 साल हो गए हैं. तो हम लोग देखेंगे क्या है सिलेबस, क्या है, कहाँ से अलग अलग टॉपिक्स हमारे डिराइव हो रहे हैं. कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी मैं इसके दौरान देखूंगा कि सिलेबस में वो कहाँ और कैसे फिट हो रहे हैं, क्या क्या हमारी रेफरेंस बुक्स हो सकती हैं, और क्या क्या हमारे प्रोग्राम्स के एथिक्स का स्पेसिफिकली जो प्रोग्राम है, जो एज अ जीएस फाउंडेशन और एज अ सेपरेट एथिक्स मॉड्यूल आपको दिया जाएगा द स्टडी के अंडर. सो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. नाउ बिफोर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स, let me give a brief introduction about myself. I am Atul Garg, as I told you earlier. और ये पेपर मैं पिछले 11 साल से पढ़ा रहा हूँ, 2013 से, जब ये पेपर पहली बार इंट्रोड्यूस किया था यूपीएससी ने. एंड सिंस देन आई हैव टॉट मोर देन 36,000 स्टूडेंट्स इन एन ऑफलाइन मोड. ऑफलाइन में लगभग 36,000 बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ, और ऑनलाइन में तो ये नंबर बहुत ज़्यादा है. 1 लाख, मोर देन 1 लाख पीपल विच आई नो. और पता नहीं, वैसे तो वीडियोज़ वगैरह असंख्य लोगों ने देखे हैं इस विषय के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, एथिक्स इंटेग्रिटी के ऊपर. आई हैव रिटन 2 बुक्स ऑल्सो, जिसके बारे में बताऊंगा मैं आपको बाद में. तो ओवरऑल देखिए, ये सब बताने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है आपको, वो ये है कि यू गाइस कैन रिलाई ऑन मी व्हेन इट कम्स टू एथिक्स. क्योंकि मैं मार्केट में क्या देख रहा हूँ कि एवरीवेयर, आई मीन more than guidance, misguidance is available in the name of ethics, integrity and aptitude. हर कोई समझ रहा है कि अरे एथिक्स तो कुछ है ही नहीं, कोई भी पढ़ा देगा, कोई भी पढ़ लेगा, इसमें है क्या. लेकिन जब क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात आती है, जब हम पेपर देखते हैं एग्जाम के अंदर, तो हमारे सर के ऊपर से निकल जाता है. इनफैक्ट आई हैव सीन सर्टन स्टूडेंट्स लूज देयर कॉन्फिडेंस कि भैया ये पेपर तो हम कर ही नहीं सकते. उनका कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाता है ओवरऑल एग्जामिनेशन प्रोसेस के अंदर. तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी सोर्स को अच्छे से चुनें, इनिशियल सोर्स. आज भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाद में मुझसे जुड़े, टेस्ट सीरीज़ वगैरह उन्होंने मेरे साथ करी, और उन्हें हमेशा इस बात का रिग्रेट था कि वो स्टार्टिंग में क्यों नहीं मिले. क्योंकि एक बार अगर फाउंडेशन ठीक ना पड़े ना, तो उसके बाद बिल्डिंग को लगातार मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है. ऑलराइट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट that your initial foundations become strong, and for this ethics foundation classes are very important. तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मुझे नहीं चुनिए, वो आपकी इच्छा है, मुझे चुनना है नहीं चुनना है, डेमोक्रेसी है, आपका अधिकार है. मगर कोई भी सोर्स चुनिए देख परख कर, एक्सपीरियंस वगैरह को देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए और लॉजिक के तहत उस चीज़ को चुनिएगा. नाउ अब हम आते हैं सबसे पहले नेचर, स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ एथिक्स. सबसे पहले यही टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या नेचर है, क्या स्कोप है, क्या इसके सोर्सेज इस पेपर के हो सकते हैं. अब देखिए, सबसे पहले आप थोड़ा सा नेचर को समझिए. जैसे देखिए यूपीएससी ने क्या किया है, यूपीएससी हैज़ गिवन अ कोडिफाइड सिलेबस फॉर दिस पेपर. एक सिलेबस आप लोगों को दिया है, राइट. अब यूजुअली जब ये सिलेबस बेस्ड अप्रोच होती है, जैसे कुछ सर्टन यूनिट्स आपको दे दिए, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, मॉरल फिलॉसफी, और फिर उसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स आपको मिल गए. एग्ज़ाम, स्कूल और कॉलेज के एग्ज़ाम्स के अंदर भी आपका यही मिला जुला अप्रोच यूज़ होता था. अब बच्चों की जनरल टेंडेंसी क्या होती है, व्हेन दे सी दिस सिलेबस बेस्ड अप्रोच, दे स्टार्ट लुकिंग फॉर सर्टन बुक्स कि भैया कोई जैसे एनसीईआरटी की किताबें पहले तो मेंशन थी स्कूल के अंदर, कॉलेज में कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ किताबें हो जाती हैं,
यहाँ यूपीएससी में तो भाई एज सच तो यूपीएससी ने कोई लिस्ट दिया नहीं है बुक्स का, तो एनी बुक यू गाइस कैन रीड, कोई स्पेसिफिक बुक एज सच यूपीएससी का नहीं है। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बुक्स को देखेंगे, पीरियोडिकल्स को देखेंगे, कुछ लेक्चर्स वगैरह टीचर्स के सुन लेंगे, कुछ नोट्स अपने बना लेंगे, कुछ करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे। एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच स्टूडेंट्स फेस इन एथिक्स पेपर। इस एथिक्स के पेपर में कुछ भी फिक्स्ड अप्रोच है ही नहीं। इनफैक्ट दिस पेपर इज मोर अबाउट थिंकिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग rather than just memorizing documented knowledge। ये वो नहीं है स्कूल का एग्ज़ाम कि कुछ डेफिनेशंस का रट्टा मार लिया, कुछ एग्जाम्पल रट्टा मार लिए और एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, भाई लिखो व्हाट इज़ इंटेग्रिटी, और आप लिख के नंबर ले लिए। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नेवर गोइंग टू हैपन लाइक दैट। इनफैक्ट इट्स अ 3 स्टेज प्रोसेस आई वुड से। जैसे यहाँ पे आप लिखे हैं दर्शन, ध्यान एंड कर्मा, हिंदी में हम इसको कहते हैं 3 स्टेज प्रोसेस है कि सबसे पहले तो आप ऑब्जर्वेशन करिए, यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड अराउंड यू। और ऑब्जर्वेशन हर तरीके की होती है, किताबों से आ रही है, जिंदगी से आ रही है, मीडिया से आ रही है। ऑब्जर्व कीजिए, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे देन यू स्टार्ट डूइंग ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप उस एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना शुरू कीजिए अपने दिमाग में, उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए कि ये अगर ऐसा है तो क्यों है, और फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। स्टूडेंट इसकी जगह क्या कर रहे हैं, दे आर जस्ट मेमोराइजिंग सर्टन आइडियाज कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस हाउ इट इज यूजफुल इन सिविल सर्विसेज, बस रट्टा लगा लिया, दैट्स इट। तो ये अप्रोच आपको हेल्प नहीं करने वाला। व्हाई? बिकॉज दिस पेपर is more about wisdom rather than just knowledge। Knowledge का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरनलाइजिंग सर्टन आइडिया, सर्टन कॉन्सेप्ट्स, वो तो नॉलेज हो गई। मगर विजडम क्या है, विजडम इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हाँ, इनिशियली आपको थोड़ी बहुत नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, बट जो अगला मेजर स्टेप है वो है एप्लीकेशन का। That has to be very important, और यहीं पे स्टूडेंट ज़्यादातर फॉल्टर भी कर जाते हैं। इनफैक्ट ये भारत का दुर्भाग्य है, मैं कहूँगा कि ज़्यादातर इनफैक्ट टीचिंग कम्युनिटी भी नॉलेज की तरफ तो ज़्यादा ड्यान देती है, मगर एप्लीकेशन विजडम की तरफ बहुत ही कम लोग ध्यान दे पाते हैं। जैसे युधिष्ठिर, आपने, मैं बहुत सारे, इनफैक्ट ड्यूरिंग माई क्लासेज आई यूज लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम माइथोलॉजीज, वेस्टर्न माइथोलॉजीज का भी हम देखते हैं, इलियाड और बहुत सारे हैं, आपका ओडेसी बहुत है, और इंडिया में भी आपके रामायण है, महाभारत है, तो वहाँ से हम बहुत एग्जाम्पल्स लेकर आते हैं। जैसे युधिष्ठिर, आपने सुना होगा इस कैरेक्टर के बारे में, भीष्म पितामह थे। सो बोथ द पीपल वर पीपल विद नॉलेज, लेकिन जो कृष्ण भगवान थे, ही वॉज अ मैन ऑफ विजडम। उनको रणछोड़ दास कहा, रणछोड़ बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि जब जरासंध वगैरह का इस्तेमाल था तो उन्होंने कई बार वो रण छोड़कर भागे भी, तो उन्होंने विजडम का सहारा दिया। ये नहीं कि भैया हम तो करेजियस हैं, हम तो अड़े रहेंगे, नहीं। जब समय आया कि नहीं भैया कर्ण का पहिया धंस गया है, कर्ण का यही मौका है सर, काट दो, जबकि वो ठीक नहीं था अगर युद्ध के नियमों के अनुसार देखें, मगर फिर भी उन्होंने किया। तो ही वॉज अ मैन ऑफ विजडम, ही न्यू हाउ टू अप्लाई राइट एंड रॉन्ग एज पर द सिचुएशन। जबकि भीष्म, कर्ण, ये सब नॉलेज वाले लोग थे। आप समझ रहे हैं, इनका एक फिक्स्ड आइडिया था मोरालिटी का कि ये सही है, यही गलत है, इसी को फॉलो करते हुए मर जाना है। ओके, सो ये पेपर में आपको ये फिक्स नॉलेज, कोई भी चीज सही और गलत तो एक्चुअल में है ही नहीं। आप समझ रहे हैं, झूठ बोलना क्या गलत है? हाँ गलत है, लेकिन कुछ सिचुएशंस के अंदर ये सही भी हो सकता है। तो क्या सही है क्या गलत है, दिस इज नॉट ब्लैक एंड वाइट, दिस इज होल बिग सी ऑफ ग्रे अराउंड इट, और तभी आपको विजडम की रिक्वायरमेंट है। एक और चीज, ये आपका जो पेपर है, दिस पेपर इज नॉट अबाउट अचीवमेंट टेस्ट, इट इज अबाउट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये बाद में हमारे सिलेबस में भी है, मैं आपको बताऊंगा
कि अचीवमेंट टेस्ट देखो, जैसे आपकी जीएस का जो आप पेपर देते हो अपना प्रीलिम्स के अंदर भी, जीएस 1 2 3 भी आप देते हैं, तो उसमें क्या हुआ, एक सिलेबस है आपके पास, आपने लगा लिया रट्टा अच्छे से और आपने कुछ डेवलपमेंट किया पास्ट के अंदर, उसी के बेसिस पे आपका एक टेस्ट होगा, उसको कहते हैं व्हाट यू हैव अचीव्ड इन लाइफ, तो वो अचीवमेंट टेस्ट है। और एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, ये चेक करता है व्हाट यू कैन अचीव इन फ्यूचर। आप समझ रहे हैं? तो ये जो एथिक्स का पेपर है ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। इट विल चेक that whether as a public servant you will be able to behave ethically in future or not। अभी आपकी जनरल टेंडेंसी, आपकी ओरिएंटेशंस चेक करने के लिए पेपर बनाया गया है, आपकी नॉलेज चेक करने के लिए पेपर नहीं बनाया गया है। आप समझ रहे हैं इस बात को? सो दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ऑलराइट, जैसे मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ क्लास के अंदर कि जैसे मैं बच्चों से पूछता हूँ कि भाई ये क्या है, तो बच्चे कहते हैं कि सर ये तो एक रोम्बस है, सॉरी एक हेक्सागन है ये तो। ऑलराइट, फिर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, उसके डायगोनल्स ऐड ऑन कर देता हूँ। अब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि भाई अब ये क्या लग रहा है तुमको, तो बोलते हैं कि सर इसमें तो पैरेललोग्राम्स हैं, ट्राइंगल्स हैं। ऑलराइट, बट फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई अब ध्यान से देखोगे तो तुम्हें इसमें एक क्यूब भी मिलेगी। तो अब बच्चों को, अब आप लोगों को भी देखेंगे तो ध्यान से, तो इसमें आपको एक क्यूब भी नजर आएगी। तो मेरा क्या ऑब्जेक्टिव था ये क्वेश्चन आपसे पूछने का? मेरा ऑब्जेक्टिव था ये नहीं कि मैं आपकी नॉलेज को चेक कर रहा हूँ कि आपकी शेप्स की कितनी नॉलेज है, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि आपका डेप्थ परसेप्शन कितना है। क्या आप एक 2 डायमेंशनल फिगर में से एक 3 डायमेंशनल इमेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव समझिए। यूपीएससी वो क्वेश्चन आपसे पूछ रही है जो वो आपकी नॉलेज नहीं चेक कर रही है, वो चेक कर रही है कि भैया इसका टेंडेंसी क्या होगा फ्यूचर में चल के, क्या ये पैनिक तो नहीं कर जाता, क्या इसकी डिसीजन मेकिंग ठीक है कि नहीं है, क्या ये कानून तो नहीं तोड़ेगा बाद में जाकर, और उसी के बेसिस पे कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिजॉल्व करेगा फ्यूचर में। तो ये सारी चीज़ें अपने क्वेश्चंस के थ्रू यूपीएससी आपका एक ओरिएंटेशन चेक करना चाह रही है। तो उसका नेचर समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि नॉलेज तो ऑलरेडी आप लोगों के पास बहुत है। आप समझ रहे हैं? जो जितने भी जीएस पेपर्स हैं आपके 1 2 और 3, उसमें आप ज़्यादातर सारे ही टॉपिक्स पढ़ दे रहे हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, टेक, जो कुछ भी, एवरीथिंग अंडर द स्काई यू हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट दैट थिंग। तो नॉलेज की कमी आपके अंदर नहीं है। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग दोज थिंग्स फ्रॉम एन एथिकल पर्सपेक्टिव। आपको एक नया नज़रिया, एक नया डायमेंशन ऐड ऑन करना पड़ेगा अपने थॉट प्रोसेस के अंदर। ओके, कि जैसे अभी करंट के अंदर रशिया यूक्रेन का वॉर या इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, तो उसके एथिकल एस्पेक्ट्स क्या है ये आपको समझना होगा। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली। जैसे आपके तीनों जीएस पेपर्स हैं, राइट? इसमें हिस्ट्री आपका पहला पेपर आ गया, जैसे सबसे पहले सिलेबस में देखेंगे मेंशन्ड है। अब हिस्ट्री में यू गाइज रीड अबाउट मल्टीपल पर्सनैलिटीज लाइक महात्मा गांधी, लाइक राजा राम मोहन रॉय, हिटलर के बारे में भी आप पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, दो थोड़े नेगेटिव सेंस के अंदर। ओके, तो अभी तक तो आपने इनको एज अ फैक्ट, एज अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के तौर पे पढ़ा, बट जब एथिक्स में मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा तो हम एथिकल एंगल को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी गांधी जी की, आप लोग सब अच्छे से जानते हैं कि ये मूवमेंट बहुत अच्छी चल रही थी, और फिर गांधी जी ने इसको एब्रप्टली सस्पेंड कर दिया था। क्यों किया था? चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से। चौरी चौरा में क्या हुआ? हिंसा हुई, वायलेंस हुआ, और गांधी जी हमेशा मानते थे दैट वी कैन नेवर रीच राइट एंड्स थ्रू रॉन्ग मीन्स। हिंसा से, झूठ बोल के अगर कोई जीत मिली भी तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है। सो ही ऑलवेज वॉज एसोसिएटेड विद मीन्स, ही गेव मोर इम्पोर्टेंस टू मीन्स रादर देन एंड्स। चाहे भैया हमारी वो चली जाए, चाहे आज़ादी ना मिले हम लोगों को, मगर तरीका हमारा
हमेशा सही होना चाहिए। और इसी चीज़ को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था 2018 के अंदर कि मीन्स वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि एंड वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब यहीं पर आप महात्मा गांधी का व्यू पॉइंट डाल दीजिए, यहीं पे कौटिल्य का व्यू पॉइंट डाल दीजिए। कौटिल्य मैकियावेली क्या कहते थे कि नहीं भाई सब ऑल वेल डेट एंड्स वेल, बात होती है ना, टेलीलॉजिकल अप्रोच था उन लोगों का। तो एंड अच्छा होना चाहिए, चाहे रास्ता हम कोई भी अपनाएं। जैसे आफ्सपा के अंदर रास्ता तो हमारा ठीक नहीं है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के अंदर, मगर ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है कि लॉ एंड ऑर्डर पीस स्टैब्लिश करनी है सोसाइटी के अंदर, वैली के अंदर, कश्मीर में, तो वो फिर एंड बेस्ड अप्रोच हमारी हो जाती है। आपको क्या चूज करना है? एज अ सिविल सर्वेंट आपको हमेशा मीन्स पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। एंड अप्रोच आपकी पॉलिटिशियंस यूज करते हैं क्योंकि वो गोल सेटिंग करते हैं। ओके, सो एंड्स आप पॉलिटिशियन पे छोड़ दो, मीन्स आप अपने लिए रखिए। तो आपका आइडिया रहेगा दैट मीन्स शैल बी द नॉर्म एंड एंड्स शुड बी एन एक्सेप्शन। एज अ नॉर्म, एज अ प्रिंसिपल हमेशा मीन्स वैल्यूज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। हाँ, मगर कभी कभी डिस्ट्रेस की सिचुएशन में, कभी कभी एज एन एक्सेप्शनल केस हम लोग एंड की तरफ भी ध्यान देंगे। ऑलराइट, तो ये आपका वहाँ से महात्मा गांधी से आइडिया लेते हुए आपने अपना आंसर बना दिया। कौटिल्य के बारे में भी आपने पढ़ेंगे, अगर गवर्नेंस आपने पढ़ी है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को समझने तो थोड़ा बहुत कौटिल्य को भी समझना पड़ेगा। गॉट इट? जो जर्मनी में थे बिस्मार्क, उन्होंने हमेशा रियल पॉलिटिक, जो मैकियावेली का अप्रोच था वो यूज किया। वर्ल्ड हिस्ट्री से आपको पता है उनके बारे में। ऐसे ही राजा राम मोहन रॉय हुए। राजा राम मोहन रॉय क्यों जाने जाते हैं? दो काम तो उन्होंने बहुत सारे किए, मगर अपनी जो सती प्रथा के खिलाफ जो उन्होंने काम किया उसके लिए वो ज़्यादा जाने जाते हैं। तो अब देखिए, वाई ओनली राजा राम मोहन रॉय वॉज सो मच अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस ऑफ सती, वही ज़्यादा अगेंस्ट क्यों थे? क्योंकि उनकी खुद की जो सिस्टर इन लॉ थी, उन्होंने सती कमिट किया था उनकी आंखों के आगे, और वो इस चीज़ से इतने ज़्यादा प्रभावित थे, ही वॉज सो अफेक्टिव बाय दैट थिंग that finally he decided, he took the pledge that I will make sure that this practice is ended forever। और वहाँ से उनमें वो करेज आया, उन्होंने एम्पैथाइज किया अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ। आप समझ रहे? तो अब हमारे सिलेबस में करेज की बात भी आ रही है, एम्पैथी भी हमारे सिलेबस में है। तो जब भी हम इन दोनों टॉपिक्स को समझेंगे या इनके बारे में लिखेंगे, वी विल गिव एग्जाम्पल्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। ऑलराइट, तो जितने भी हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, अब्राहम लिंकन हुए, मार्टिन लूथर किंग हुए, सुभाष बोस हुए, उनकी फिलॉसफी को समझिए आप। नेताजी सुभाष आपके रियलिस्ट थे, गांधी जी आपके आइडियलिस्ट थे, सरदार पटेल आपके प्रैग्मेटिस्ट थे, आप समझ रहे, नेहरू आपके मॉडर्निस्ट थे। तो उनकी बेसिक फिलॉसफीज को आपको समझना होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू अप्लाई देम इन योर आंसर्स ऑल्सो। और आपके हिस्ट्री के अंदर भी ये बड़ा अच्छा आपको पर्सपेक्टिव देगा। जैसे मैं पहली ही क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ कि कैसे पेट्रियोटिज्म को लेके गांधी और टैगोर एक दूसरे से अलग थे, ठीक है। और सेम यही क्वेश्चन हिस्ट्री में लास्ट ईयर, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, 2023 में यही सेम क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ गांधी एंड टैगोर वर डिफरेंट इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स नेशनलिज्म एंड टुवर्ड्स एजुकेशन। एजुकेशन में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, या वो भी हमारे फर्स्ट यूनिट का पार्ट है। तो आप समझ रहे हैं कि मल्टीपल कितना है आपका, एप्लीकेशन कितना है। ये नहीं कि एथिक्स को आप अलग से पढ़ रहे हैं, एथिक्स एक आपका वैल्यू एडिशन है जो आपको हिस्ट्री में भी हेल्प आउट कर रहा है। क्रॉस रिलेशनशिप है, चिकन एंड एग टाइप ऑफ कॉजेशन है, समझ रहे हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन पढ़े होंगे ना आप लोगों ने एनवायरमेंट इकोलॉजी में। तो हिस्ट्री की नॉलेज आपको एथिक्स में हेल्प आउट करेगी, और एथिक्स की नॉलेज जो मैं एक्स्ट्रा डायमेंशन आपको दूंगा वो हिस्ट्री में आपको हेल्प आउट करेगा। क्रॉस रिलेशनशिप, इनफैक्ट मणिकांत सर का एक बहुत लाइक व्हेन आई केम एंड मेट फॉर द फर्स्ट टाइम विद मणिकांत सर, ही गेव मी दिस विजन कि अतुल, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, कि हमें हर सब्जेक्ट को एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ पढ़ाना है। ये नहीं कि इकोनॉमिक्स हमारी अलग कहीं जा रही है,
साइंस ट्रैक अलग चल रही है, हिस्ट्री, सबको जब तक हम लोग कंबाइन करके नहीं देखेंगे तब तक हम लोग इस एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं पा सकते। एंड यही हम लोगों का अप्रोच भी है क्लासेस के अंदर। एक नॉलेज को बड़ा नहीं करना है, हमें अपने आप को एफिशिएंट ज़्यादा बनाना है। एक गाड़ी होती है, एक गाड़ी 1 लीटर में ही 25-30 किलोमीटर खींच जाती है, एक गाड़ी 5 लीटर पेट्रोल ले जाती है 30 किलोमीटर के लिए। तो आप पेट्रोल बढ़ाने पे ध्यान मत दीजिए कि और ज़्यादा पेट्रोल डाल ले गाड़ी के अंदर, और ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी कर ले अपने दिमाग के अंदर। आप ध्यान दीजिए कि कैसे इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मैं देखता हूँ कि जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे होते हैं, जो पहला अटेम्प्ट दे रहे होते हैं, कई बार उनका सक्सेस रेट बड़ा अच्छा होता है, वो निकाल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कम नॉलेज के साथ वो ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर देते हैं। बाद में अटेम्प्ट्स बढ़ते जाते हैं, नॉलेज तो बढ़ती जाती है, एफिशिएंसी आपकी कम होती चली जाती है। वो नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, सो हिस्ट्री से आपके एग्जाम्पल आते हैं, ऐसे ही पॉलिटी से। जैसे आपने पॉलिटी की क्लासेस में, जैसे यहाँ पे आरपी सर भी पढ़ाएंगे, तो वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे एक लीगल एंगल से, एक स्टैट्यूटरी एंगल से, जबकि मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा एक एथिकल एंगल से, वैल्यू डायमेंशंस के बेसिस पर। समझ रहे? जैसे यही यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 19 और 22 के अंदर, रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, क्या है? अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरनलाइजिंग द बेसिक वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अप्लाइंग देम इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। वही आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। क्या मुश्किल है इसके अंदर? थोड़ा बस आपको रीओरिएंट अपने आप को करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, अगर प्रीएम्बल को देखें, राइट्स को देखें, तो ये सब तो एथिक्स की ही अप्रोचेस हैं। राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, ये सब हम लोग अपने एथिक्स में भी पढ़ेंगे। आपने पॉलिटी में पढ़ रखा है पहले ही। प्रीएम्बल में सारा सेक्युलरिज्म, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब क्या है? पढ़ेंगे। यही सब तो है हमारे सिलेबस का पार्ट एथिक्स के अंदर। सो पॉलिटी बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है एथिक्स की। पॉलिटी मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एथिक्स के ऊपर, वैल्यूज के ऊपर ही तो बात कर रहा है। ऑलराइट, सो लिंक करना सीखना है आपको। ऑलराइट, ये नहीं कि सिर्फ नॉलेज इकट्ठी करनी है। बार बार ये पॉइंट मैं दोहरा रहा हूँ, सिर्फ नॉलेज नहीं इकट्ठी करनी है। यू हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग दैट नॉलेज, क्योंकि नॉलेज के एप्लीकेशन को ही विजडम कहते हैं, और विजडम ही इस पेपर में आपको हेल्प करेगा। इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे अभी मैं आप लोगों को बता रहा था, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जैसे इतनी सारी वॉर्स अभी चल रही हैं, मैंने आपको बताया कैसे नेहरू का पंचशील यहाँ पे हेल्प आउट कर सकता है, कैसे नैम मूवमेंट थी हमारी, कैसे जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट का है कि एक प्रैग्मेटिस्ट अप्रोच हम लोगों ने ली है। आज भी हम लोग रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं डिस्पाइट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। कई बार यूक्रेनियंस मतलब द वेस्टर्न मीडिया इज क्रिटिसाइजिंग इंडिया फॉर बाइंग ऑयल विच इज सोक्ड फ्रॉम यूक्रेनियन ब्लड, कि खून, यूक्रेनियन लोगों के खून से भरा हुआ ऑयल हम लोग रशिया से, बेसिकली वी आर फंडिंग रशिया इन इट्स वॉर एफर्ट्स बाय बाइंग ऑयल फ्रॉम इट। बट हमको अपने भी जो 140 करोड़ लोग हैं उनका भी तो इंटरेस्ट देखना है कि नहीं देखना है। तो इंडिया ने पहले एक आइडियलिस्ट अप्रोच लेते थे, अब एक प्रैग्मेटिस्ट अप्रोच हम लोग लेकर चल रहे हैं। जैसे इस साल अभी 2024 में, इफ यू विल सी 2024, देयर वाज अ क्वेश्चन about it was basically a criticism of Western media कि भाई you are talking about peace but your own companies are selling weapons to both the parties, गवर्नमेंट को भी कर रही है और जो रिबेलियंस हैं उनको भी फंड कर रही है। तो ये तो तरीका ठीक नहीं है। आप खाली बातें कर रहे हैं पीस की, मगर आपके एक्शंस में तो नहीं दिखाई दे रहा। there is a kind of hypocrisy in your words and action। तो इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन अपना आंसर बनाना था, पूरा का पूरा आपका बन जाता। इंटरनेशनल रिलेशंस की नॉलेज आपको हो तो आप इस आंसर को आराम से बना सकते थे, मगर उसमें एक एथिक्स का तड़का लगाना ज़रूरी था, और वही मैं आपको सिखाऊंगा भी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे अभी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया कि रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर जस्ट वॉर थ्योरी के कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो जस्ट वॉर थ्योरी अगर आपको पता है तो आप उसको रशिया यूक्रेन के एस्पेक्ट में देखेंगे तो आपको समझ भी आने लगेगी कि एग्जैक्टली इसमें करना क्या है।
क्या क्या प्रिंसिपल्स जो वॉर शुरू होने से पहले, वॉर के दौरान और वॉर ख़त्म होने के बाद जो फॉलो होने चाहिए वो रशिया यूक्रेन वॉर में नहीं फॉलो किए गए। ऐसे ही वो इजराइल पैलेस्टीन वॉर के अंदर भी नहीं फॉलो किए जा रहे हैं। तो वो हम एक क्लास के अंदर अपने पढ़ेंगे। हमें तो फ्यूचर ओरिएंटेड होना है ना, जो पूछ लिया गया उसको ध्यान नहीं देना, जो पूछा जाने वाला है वी विल बी फोकस्ड मोर अबाउट दैट। इंटरनेशनल रिलेशंस आपके हो जाते हैं, प्लस इन्वायरमेंट इकोलॉजी कितना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ही बात हो रही है सारे में, इकोनॉमी वर्सेस इकोलॉजी की बात चल रही है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे इतने हो रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हमारी ख़त्म होती चली जा रही हैं, वाटर टेबल्स, अभी आज ही रिपोर्ट पढ़ा था न्यूज़पेपर में, पंजाब हरियाणा में वाटर टेबल्स मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब और हरियाणा के अंदर हुआ है। तो अगेन है ना, जैसे अभी दिल्ली में ही हम देखते हैं कि डॉग्स और पिजन्स की पॉपुलेशन लगभग इंक्रीज़ करती जा रही है। तो कैसे डॉग्स और ह्यूमंस के बीच का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जो डॉग लवर्स हैं वो तो कहते हैं नहीं भैया इनको भी रहने का अधिकार है पूरा, ये भी जी सकते हैं और वो उनसे प्यार करते हैं तो इनको बचाना होगा। मगर सम डॉग्स दे हैव अटैक्ड द चिल्ड्रन एंड द ओल्ड एज, सम पीपल हैव बीन किल्ड आल्सो बिकॉज ऑफ द डॉग बाइट्स। तो उनको कौन ध्यान देगा, उनके इंटरेस्ट को कौन देखेगा। सो ये सारी फाइट्स एनवायरनमेंट इकोलॉजी में वी आर गोइंग टू डिस्कस। फिर आपका साइंस टेक आ जाता है। सो मेनी इशूज आर देयर साइंस टेक। अबॉर्शन का इशू हम लोगों का आजकल चल रहा है। अभी रिसेंटली इन 2024 इटसेल्फ 2 क्वेश्चंस यूपीएससी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर पूछे कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अफेक्टिंग द रैशनल डिसीजन मेकिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स, कि एआई के नुकसान क्या हैं, कि कैसे एआई जो है वो कैसे ह्यूमन प्रेजुडिस स्टीरियोटाइप्स को कॉपी कर लेती है, कैसे अब हर कोई तो इक्वली अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन, सबका डेटा भी इक्वली अवेलेबल नहीं है। तो जो एआई है वो अपने आप बायस हो जाती है पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। और ये सब एक पब्लिक सर्वेंट के इफ़ इट कम्प्लीटली गेट्स रिलाइड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर उसका डिस्कनेक्ट हो जाता है पब्लिक के साथ तो उसकी डिसीजन मेकिंग को भी इम्पैक्ट करेगा। फिर एक केस स्टडी हमसे पूछा गया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कितना पड़ जा रहा है, तो कैसे हम इसको वही बैलेंस करते हुए कि कैसे हम लोगों को इकोनॉमी और इकोलॉजी को बैलेंस आउट करना होगा। समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन ये नहीं कि कंप्लीटली दे आर कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ ब्लू, क्वेश्चन सारे रिलेटेड है। इनफैक्ट इस बार 2024 की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे करंट अफेयर्स के ऊपर थे। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की आईपीसी से बीएनएस की तरफ हम लोगों ने जंप मारी है। तो क्या एक्चुअल में डिफरेंस है? मिशन कर्मयोगी के ऊपर हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम लोग सिलेबस में डिस्कस करते हैं इसको। गवर्नेंस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं ये। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब देखिए 11-12 पेपर आ चुके हैं, बल्कि इस बार 12th पेपर था क्योंकि 2013 और 24 दोनों को कैलकुलेट कर रहे हैं। और अब सिलेबस तो चेंज किया नहीं है यूपीएससी ने, तो अब यूपीएससी के पास भी थीम्स खत्म हो गई हैं। तो यूपीएससी क्या कर रही है कि अब जो ओल्ड थीम्स हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको करंट अफेयर से लिंक करते हुए फिर क्वेश्चन पूछ रही है। एंड व्हाट आई बिलीव इज दैट दिस ट्रेंड इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट ईयर्स, जब तक सिलेबस चेंज नहीं हो जाता। थोड़ा बहुत मतलब सिलेबस में चेंज हर 10-12 साल में होता है, तो सम ड्यूज आर देयर इन द चेंज ऑफ सिलेबस। तो थोड़ा बहुत ऐड ऑन, चाहे एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा बहुत करेंगे, बट बेसिक आइडिया सेम रहेगा। ओके, तो करंट से रिलेट आपको करके चलना। जैसे मैंने ये क्वेश्चन डाला बी एट हाउ एआई इम्पैक्ट्स रैशनल डिसीजन मेकिंग अमंग सिविल सर्वेंट, अभी 2024 का क्वेश्चन है। मिशन कर्मयोगी, बीएनएस, अभी 2024 के क्वेश्चन हैं आपके। ऑलराइट, इन जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसे होती है आपकी सिविल सर्विसेज के अंदर, कि वुमेन को सिविल सर्विसेज में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ये पूछा जा रहा है। तो सब आगे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। इसके अलावा एबॉर्शन के ऊपर बड़ा इशू चल रहा है। अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अभी आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जो मिशेल ओबामा थे, उन्होंने बोला कि द वुमेन विल नॉट बी सेफ अंडर डोनाल्ड ट्रंप। क्यों? क्योंकि बहुत ही राइटिस्ट, बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच है उनकी। ठीक है, तो एबॉर्शन रिलेटेड लॉज, ये फिर से हमारा टॉपिक आ गया। क्लिनिकल ट्रायल, जो वैक्सीन डेवलपमेंट होती है
उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स का इशू हमारा आ जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये सब करंट की चीज़ें हैं जो हमको समझनी होंगी। साइंस टेक में आप पढ़ेंगे उनको, मगर मैं यहाँ एथिक्स की क्लास में आपको उनसे लिंक करवाऊंगा। गॉट इट? तो नॉलेज की कमी आप लोगों के पास नहीं है, आप समझ रहे होंगे। आपको जस्ट अप्लाई करना सीखना है। तीनों जीएस पेपर की नॉलेज आपके काम आएगी। इसके अलावा डेली ऑब्जर्वेशंस। See, if you want to score good marks in this paper, you have to develop this ability of observing different slices of life. ज़िंदगी के अलग अलग पहलू होते हैं। आपकी प्राइवेट लाइफ है, आपके दोस्तों के साथ आपकी क्या ज़िंदगी है, कॉलेज में आपकी क्या ज़िंदगी रही, फैमिली में आपकी क्या ज़िंदगी है, या सिविल सर्विसेज की जब तैयारी में आए तो आपको क्या चैलेंजेस हुए। तो इन सबको चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखिए लाइफ के अंदर, एंड फ्रॉम देयर यू कैन गेट मेनी एग्जाम्पल्स। और देखिए ये जो पार्ट है ना, खासकर ऑब्जर्वेशंस, दे आर यूनिक टू यू। आपकी जो लाइफ का ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ आपके पास है, वो किसी और के पास नहीं है। सबके पास अपनी अलग ज़िंदगी है। कॉमनैलिटीज़ तो कुछ हो सकती हैं पर ज़्यादातर तो अलग हैं, और यही अलग चीज़ें आपके आंसर्स को यूनिक बनाएंगी, प्रोवाइडेड आप अपनी लाइफ में से, अपने ऑब्जर्वेशन में से एग्जाम्पल्स लिख पाते हैं। ऑलराइट, जैसे दिल्ली मेट्रो में जब हम जाते हैं, ट्रैवल करते हैं किसी मेट्रो में, तो हम देखते हैं कि देयर इज़ अ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन के लिए एक अलग कोच आपका पूरा एक बना दिया गया, रिजर्व कर दिया गया है। प्लस हर कोच में कुछ सीटें वुमेन के लिए रिजर्व्ड होती हैं। तो ऐसा क्यों किया गया है? कभी सोचा आपने? क्या वुमेन वीक है? क्या फिजिकली? वो तो नहीं, आई मीन फेमिनिस्ट को बोलेंगे तो कहेंगे, और ना ही ऐसा कोई पर्टिकुलर डेटा है जो दिखाता है कि नहीं भैया वुमेन बहुत ज़्यादा फिजिकली वीक होती हैं या कमज़ोर। फिजिकली मास स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा, टेस्टोस्टेरोन लेवल की बात नहीं कर रहा, बट वुमेन आर मोर अडेप्टेबल इन फैक्ट एज पर द साइंसेस। तो क्यों सीट्स रिजर्व की जाती हैं? इसके पीछे क्या कल्चरल इशू? अभी मैं आंसर्स नहीं बता रहा हूँ, अभी आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ। तो वो सब आप समझिए, सोचिए उसके बारे में। उससे आपको लॉज और एथिक्स का डिफरेंस भी समझ आएगा। कैसे कोरोना पेंडेमिक के दौरान क्या बिहेवियर था लोगों का। जैसे व्हाट यू विल सी इज डेमोन्स्ट्रेटिव मोरालिटी। जब पुलिस वाला खड़ा है, जब कोई लोग खड़े हैं, तो आप फटाफट मास्क पहन लेते हैं, आप एथिकली बिहेव करेंगे। लेकिन पीछे से जब आप अकेले होते हैं और जब आपको गलत करने का मौका मिलता है, तब आप एथिकली बिहेव नहीं करते। कहते हैं ना भारत में कि आदमी तब तक ही शरीफ है जब तक उसे बदमाशी का मौका नहीं मिलता। समझ रहे हैं? सो मैन इज गुड टिल ही डजंट गेट द चांस टू डू रॉन्ग थिंग्स। सो ये सब आपको समझना पड़ेगा। आपके स्कूल और कॉलेज लेवल पे जैसे रैगिंग वगैरह होती थी, बच्चे सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, जैसे 11th-12th के अंदर या कॉलेज के अंदर फर्स्ट टाइम वो सिगरेट पीते हैं। तो क्यों शुरू करते हैं? इनिशियली तो देखो सिगरेट पीना किसी को अच्छा नहीं लगता, धुआं, बदबू, सब सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो आदमी क्यों सिगरेट पीना शुरू करता है, ये चीज़ अगर आप समझ जाएंगे तो लोगों से सिगरेट छुड़वाना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। ये भी आपका एटीट्यूड चेंज सिलेबस का पार्ट है। कैसे शराब पीनी शुरू करते हैं, कैसे लोग अल्कोहलिक बनते हैं, तो कैसे एक सक्सेसफुल आपका अगर डी एडिक्शन, अगर आपको एक प्रोग्राम चालू करना है अपनी डिस्ट्रिक्ट में, तो आप वो कैसे करेंगे, प्रोहिबिशन को आप कैसे लागू करेंगे अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं। आपके स्कूल कॉलेज लाइफ के एक्सपीरियंसेस को अपने यूटिलाइज करिए। ऑलराइट, इसके अलावा जैसे नेबरहुड में आपके वायलेंस चल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस है, तो किस बात पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, कहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी हमारे को पड़ जाती है, अल्कोहलिज्म इसके अंदर कितना रोल प्ले करता है। क्या आपको जैसे कई कहते हैं अरे ये इनका घरेलू मामला है, दिस इज देयर पर्सनल अफेयर, आई शुड नॉट इंटरफेयर। तो कहाँ पे चीज़ पर्सनल होती है और क्या बाउंड्री है उसके पब्लिक होने की, ये जब मैं आपको हार्म प्रिंसिपल बताऊंगा तब आपको ये चीज़ क्लैरिटी होगी कि भाई घर पे लड़ रहे हो, लेकिन जहाँ वायलेंस शुरू हो गया वहाँ मैटर पब्लिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि यू आर डूइंग अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, आप पूरी सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। ओके, सो नेबरहुड के बारे में है।
ऐसे ही जैसे आप देखेंगे मून लाइटिंग इन ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे आफ्टर कोविड क्या हुआ कि स्पेशली जो आईटी के लोग थे इन्होंने दो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो इन्होंने दो तीन काम पकड़ लिए और एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसी में थोड़ा सा मैनिपुलेट करके दूसरा सॉफ्टवेयर बना दिया। तो ये मून लाइटिंग इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को। और इसके बारे में काफ़ी सारे इश्यूज आए कि क्या एक एम्प्लॉय को अधिकार है एक से ज़्यादा नौकरी करने का, तो ये हमको समझना होगा। तभी आप देखेंगे कि ज़्यादातर कंपनीज़ ने अब वर्क फ्रॉम होम बंद कर दिया है, हालांकि उनको कॉस्टली पड़ता है कि एम्प्लॉय ऑफिस आ रहा है, उसको टेबल दो, जगह दो, किराए इतने ज़्यादा हैं, कॉफ़ी भी पिएगा, वो पानी भी पिएगा। सो आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं व्हेन यू आर काउंटरिंग डिफरेंट सिचुएशंस इन लाइफ, these experiences are going to help you out a lot in answering your questions in ethics paper. All right, तो ये आपकी ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर आ जाती हैं। इसके अलावा आगे हम देखें तो मीडिया से आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स निकल कर आते हैं। मैं बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर व्हाट इज़ द बेस्ट बुक फॉर दिस पेपर। मैं कहता हूँ कि भाई योर लाइफ इज़ अ बेस्ट बुक। और लाइफ में खाली किताबें तो नहीं होती, लाइफ के अंदर आपकी ऑब्जर्वेशंस भी हैं। और आज के ज़माने में स्पेशली व्हेन द सेल फोन इज़ देयर विद यू, यू स्पेंड अराउंड 2 to 3 आवर्स ऑन डेली बेसिस ऑन डिफरेंट मोड्स ऑफ मीडिया। पहले रेडियो हुआ करता था, खैर अब रेडियो भी जब आप गाड़ी में होते हैं तो रेडियो सुनते हैं आप। ओके, तो रेडियो है आपका, टीवी है, देख रहे हैं किस तरीके से न्यूज़ चैनल्स कैसे हम लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड के अंदर आज हम लोग जी रहे हैं कि जो सच है वो तो एक्चुअली में दिखाया ही नहीं जा रहा, कुछ और ही चल रहा है आपके मीडिया के लेवल के ऊपर। कैसे आप डिफरेंट अलग अलग मूवीज़ देखते हैं, कैसे वो मूवीज़ आपको इम्पैक्ट कर रही हैं, कैसे प्रोपेगेंडा मूवीज़ आजकल चल रहे हैं। आपके मैथोलॉजी, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि रामायण और महाभारत से आप कितना कुछ आपको सीखने को मिलता है। प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ से आप कितना कुछ सीख सकते हैं, वहाँ से उनकी स्टोरीज़ हैं जो लाइफ की हदीस और सुन्ना में आपको मिलेंगी। गुरु नानक जी की ज़िंदगी से देखिए कि क्या प्रेरणा आपको मिलती है। जीसस क्राइस्ट की ज़िंदगी से कैसे कंपैशन एंड लव इज़ अ सेंट्रल आइडिया ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो सीखना पड़ेगा आपको इन एपिक्स में से। जैसे एक बहुत छोटा एग्जाम्पल मैं देता हूँ विसल ब्लोइंग का। विसल ब्लोइंग आप समझते हैं कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी में कुछ गलत हो रहा है, तो आपने बाहर जाकर उस कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया, अपनी ही कंपनी के खिलाफ आपने विसल ब्लो कर दी कि देखो देखो गलत हो रहा है, ठीक है, तो उसको विसल ब्लोइंग कहते हैं। अब विसल ब्लोइंग के अंदर एक बेसिक डिलेमा आता है, ट्रुथ वर्सेस लॉयल्टी। भाई आप सपोज आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ चाइल्ड लेबर यूज़ हो रही है, ठीक है, मगर कंपनी का जो बॉस है और वो बच्चे खुद ही आ रहे हैं, उनको ऐसा कोई मजबूर नहीं किया जा रहा है। और जो बॉस है वो आपके साथ बहुत अच्छा है, आपकी मदर बीमार थी, उन्होंने आपको लोन भी दिया कंपनी ने, और आप बहुत लॉयल हैं कंपनी को लेके, मगर आप एक सच्चे इंसान भी हैं, चाइल्ड लेबर आपको पसंद नहीं है, मगर कंपनी मजबूरी वश क्योंकि कॉस्ट कटिंग वगैरह करनी है, बाकी कंपनीज भी ये कर रही हैं, दे आर डूइंग इट। अब एक दिन एक लेबर इंस्पेक्टर आ जाता है, वो पूछता है कि भैया बताओ चाइल्ड लेबर यूज़ हो रही है कि नहीं, तो क्या करोगे, सच बोलोगे या अपने मालिक के प्रति वफादारी शोकेस करोगे। अब in isolation, if we look at this dilemma, it will be very tough for us to resolve. But how the mythologies can help us out in resolving it. जैसे हम रामायण महाभारत में देखें तो 3 कैरेक्टर थे जिनको सेम डिलेमा फील हुआ। कौन कौन से थे वो? कर्ण महाभारत से, और विभीषण और कुंभकर्ण आपके रामायण से। तीनों में से कर्ण और कुंभकर्ण ने लॉयल्टी को इम्पोर्टेंस दी, प्रायोरिटी दी, जबकि सिर्फ एक विभीषण थे जिन्होंने सत्य का, जिन्होंने न्याय का, जस्टिस का साथ दिया। और अंत में आप देख लीजिए, इट वॉज ओनली विभीषण हु गॉट द कंपेनियनशिप ऑफ लॉर्ड रामा, और एंड में वो राजा भी बने लंका के।
जबकि कर्ण और कुंभकर्ण दोनों को ही एक बहुत ही बुरी मौत का सामना करना पड़ा, समझ रहा। हालांकि फिर भी उन्हीं को अच्छा आदमी बोला जा, आप समझ रहे ना, अच्छा आदमी विभीषण को नहीं माना जाता, विभीषण जैसा भाई कोई नहीं चाहता। मगर देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अच्छा एंड सही, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुड एंड राइट। इन सिविल सर्विसेज यू हैव टू बी द राइट मैन, नॉट द गुड मैन। गुड होना इतना जरूरी है जितना राइट होना जरूरी है। तो यू हैव टू बी मोर लाइक अ विभीषण रादर देन लाइक कर्ण और कुंभकर्ण। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा आपको। तो यूपीएससी आपका ओरिएंटेशन चेक कर रही है कि भाई आप क्या, अब आप लिख दो कि नहीं भैया हम तो लॉयल रहेंगे, ऐसा आदमी ही क्या, तो भैया इसका मतलब तो आप झूठ का साथ दे दोगे, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। गॉट इट। सो ऐसे जैसे एग्जाम्पल हैं छोटा भीम, अभी मोदी जी की मन की बात, मोदी जी ने अभी रिसेंटली वो डिजिटल अरेस्ट वगैरह के बारे में बात करी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑनलाइन जो साइबर क्राइम्स वगैरह, उसमें भी साइबर एथिक्स आ जाते हैं। ठीक है, आपके जैसे छोटा भीम कार्टून अगर आप देखेंगे, मतलब इंडिया में मतलब 4 करोड़ फॉलोअर्स हैं इस कार्टून के, ऑलराइट। और ये कार्टून भरी पड़ी है स्टीरियोटाइप्स ऑफ प्रेजुडिस को देख अगर लेकर चले तो। जैसे कालिया, विलन का नाम क्या है? कालिया। तो काला रंग जो है, डार्क कॉम्प्लेक्शन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद ईवल। जो छुटकी है वो सबसे ज़्यादा गोरी है सभी बच्चों के अंदर, वो हमेशा किचन में काम करते हुए मिलेगी आपको। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो कैसे स्टीरियोटाइप की एक गोरी लड़की ही खाली एक सुंदर हो सकती है? ठीक है, जो भीम है वो माचो एक्टिविटी, बिकॉज ही इज अ बॉय, ही विल ऑलवेज बी डूइंग माचो एक्टिविटीज। लड़के कभी रोते नहीं है, समझ रहे? तो ये सारे जो स्टीरियोटाइप्स हैं, प्रेजुडिस हैं, ये छोटा भीम इन्फोर्स करता है। और कैसे बच्चों के अंदर ये एक फिक्स्ड आइडिया ऑफ मोरालिटी को सेट कर देता है। ऐसी पिंक मूवी आपने देखी, पिंक मूवी शोकेस प्रेजुडिस अगेंस्ट वर्किंग वुमेन। कह रहे ये तो बाहर जाती है, रात रात को पार्टी करती है, ये तो गंदे चुटकुले भी सुनती है, तो उसका कैरेक्टर खराब है, एंड शी कैन स्लीप विद अस, ये तो किसी के साथ भी सो जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो कैसे यही सब चीजें लड़का करे तो कोई दिक्कत नहीं है। लड़का रात को 11 बजे घूमे, शराब पिए, सिगरेट पिए, चुटकुले सुने गंदे वाले, तो कोई दिक्कत नहीं है। लड़की यही करे, व्हाई डू हैव दिस डिफरेंट सेट ऑफ मोरालिटी फॉर गर्ल्स एंड बॉयज? तो ये दिखाता है कैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो ये सब चीजें देखिए, अभी तक मैंने इतनी चीजें आपको बताई हैं, कोई भी चीज मैंने नई डिस्कस नहीं करी है। कैसे हमारे इलेक्शन कैंपेन झूठ का सहारा लेते हैं। कहते हैं ना कि अ पॉलिटिशियन विल प्रॉमिस यू टू मेक द ब्रिज इवन इफ देयर इज नो रिवर। पॉलिटिशियन को बोलो कि भैया सर ये चाहिए, अरे सब देंगे आपको, चुनावी जुमले हैं। ठीक है, तो कैसे हमारे इलेक्शन कमीशन में किस तरीके से मैनिपुलेशन का सहारा लिया जाता है। हाउ मैनिपुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम परसुएशन, ये हमको समझना पड़ेगा। ये सब हमारे सिलेबस का पार्ट है, यूनिट 2 के अंदर आती हैं ये चीजें। सो मीडिया भी यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारा बनता है। बहुत, जैसे मैं किताबों से ज़्यादा मीडिया को फॉलो करता हूँ, वहाँ से मुझे ज़्यादा एग्जांपल्स, आजकल तो बुक्स भी आपकी देखिए ऑनलाइन आपके एडिशंस आ गए हैं जिसमें आप बुक्स को सुन सकते हैं, 20-25 मिनट में आप पूरी की पूरी किताब पढ़ सकते हैं। इतनी सहूलियत आप लोगों के पास आ गई है, तो किताबों को सुनिए, ओशो को सुनिए, कैसे वो रैशनैलिटी की बात करते हैं। तो ये सब मीडिया का हिस्सा है हमारा। ऑलराइट, सो दिस इज द आइडिया। अब मैंने क्या किया है कि इसको पूरा सम अप कर दिया है। सोर्सेज फॉर दिस पेपर, जैसा अभी तक जो मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, एक तो आपके तीनों जीएस पेपर से नॉलेज मिलेगी, डेली ऑब्जर्वेशन से आएगा, प्लस एग्जाम्पल्स फ्रॉम मीडिया, एंड टुगेदर दे विल मेक अप योर नॉलेज। नॉलेज आपको यहाँ से पूरी मिल जाएगी, मगर जब आप इस नॉलेज को इस प्रिज्म से निकालेंगे, ठीक है, प्रिज्म ऑफ, ये एक इन्वर्टेड प्रिज्म है, तो यहाँ पे जुड़ जाएंगी, इंटीग्रेशन हो जाएगी लाइट का। तो प्रिज्म ऑफ एथिक्स, साइकोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो इस सिलेबस का पार्ट है, इन तीनों से पास करेंगे तो दिस नॉलेज विल गेट कन्वर्टेड इनटू विजडम, एंड दिस इज
it is this wisdom that will fetch you good marks. All right, तो विजडम पानी है आपको, यू हैव टू बी द मैन ऑफ विजडम। कृष्ण जैसी पर्सनैलिटी को पाइए, ठीक है, कि हर चीज़ में बुद्ध, हर चीज़ में देखिए हल्का सा एक स्माइल फेस पे रहता था और हर प्रॉब्लम को बहुत ही इमोशनली काम वे के अंदर सॉर्ट आउट करते थे। ऑल राइट, सो सोर्सेज फॉर दिस पेपर, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आइडिया। और मैंने कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आपको बताए कि कैसे आप उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पेपर। Now see, when this paper was introduced by UPSC, it was considered as a game spoiler by the students. लोगों को लगा था अरे भैया ये क्या पेपर क्या सिलेबस आ गया है, साइकोलॉजी फिलॉसफी आ गई है, हम कैसे पढ़ेंगे। साइंस स्टूडेंट्स को बड़ी समस्या हो रही थी। बट इन द लास्ट 11 years दिस पेपर हैज़ बिकम अ गेम सेवियर फॉर मैनी। In fact, if you look at the scores of the topper, you will find कि सब ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा जो चारों जीएस पेपर हैं, सबसे ज़्यादा नंबर उनके एथिक्स के पेपर में ही आते हैं। इनफैक्ट आज तो ये भी कहा जाता है कि अगर आपको आईएएस बनना है तो एथिक्स, एसे और ऑप्शनल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये 4 पेपर अगर आपके तगड़े हैं, आप आराम से अपना फर्स्ट 100 रैंक्स के अंदर आ सकते हैं। आप मार्क्स देखिए कितने आ रहे हैं। जैसे ईरा सिंगल आपकी टॉपर थी 135 नंबर, विशाखा यादव उनकी रैंक 6 थी, 2019 में 162 नंबर आए थे। आज तक किसी जीएस के पेपर में इतने नंबर नहीं आए। एथिक्स के पेपर में जो मार्क्स का रेंज आपका होता है दैट इज फ्रॉम 80 टू 162 अभी तक हाईएस्ट है। जबकि बाकी के जीएस पेपर में अगर आप एवरेज भी लिख दे रहे हैं तो 80 से लगभग 120 के करीब का रेंज आपका, 125 के करीब का आपका रेंज रहता है। और जितना ही अच्छा क्यों, पूरी ही जान क्यों ना लगा दें, आपके नंबर वही 110 के करीब आते हैं। जबकि एथिक्स में थोड़ा सा भी आप एफर्ट और लगा दें तो आपको 20 to 30 मार्क्स का जंप बहुत आसानी से मिल जाता है। गॉट इट? तो एक तो आपका, जैसे अभी आप देखेंगे डेटा कि मैं 2023 का जो हमारे पास जो लेटेस्ट अवेलेबल है उसी में आप देख लीजिए। ऑल इंडिया रैंक 1 जो थे आदित्य श्रीवास्तव, उनके 143 थे, अनिमेश के 134 थे, अनन्या रैंक 3 के 136 थे, पीके सिद्धार्थ रैंक 4 127 नंबर, सबके 125 प्लस का स्कोर है। और एथिक्स में ही सबसे ज़्यादा स्कोर है बाकी जीएस पेपर्स के मुकाबले। और ये देखिए एथिक्स में मैं आपकी लगभग लेता हूँ अराउंड 33 क्लासेस, मतलब अराउंड आप मान के चलो कि 83 से लेके 85 आवर्स का हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम होता है। और इसके अंदर हम लोग लगभग अपने 520 नंबर कवर कर लेते हैं। 250 नंबर तो आपका जीएस का हो गया, ऐसे के आपके 250 नंबर आ गए। पिछले 5-6 साल से देख लीजिए किस तरीके के ऐसे आ रहे हैं। तो जब तक आपकी ये क्वालिटेटिव डायमेंशन डेवलप नहीं होगी, आप ऐसे भी अच्छा नहीं लिख पाएंगे। गवर्नेंस के 20-30 नंबर के आपके क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं। इंटरव्यू में हर साल 2-3 सिचुएशन बेस्ड केस स्टडीज पूछी जा रही हैं, और वो अगर एथिक्स की नॉलेज आपकी अच्छी है, आप आराम से इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। हिस्ट्री, इकोनॉमी के क्वेश्चंस आपके जो एथिक्स की क्लास में हम डिस्कस करते हैं उनसे रिलेटेड आ रहे हैं। तो आप स्कोप समझ रहे हैं? स्कोप इसका आपके ऑप्शनल से ज़्यादा निकल के आ रहा है। खाली मैं ये 83-85 आवर्स की बात कर रहा हूँ। पॉलिटी आप 120 से 150 घंटे पढ़ते हैं। हिस्ट्री आप 150 घंटे पढ़ते हैं। एक हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी के लिए आप कम से कम 3-4 किताबों का सहारा लेते हैं। हिस्ट्री में तो 7-8 किताबें आपकी बन जाती हैं। और यहाँ एथिक्स में हार्डली 2 किताबें आपको नहीं पढ़नी, हार्डली आपको 100 घंटे नहीं पढ़ना, और आपके एक 500 नंबर से ज़्यादा के स्कोर में इम्पैक्ट आ रहा है। ये तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इनडायरेक्ट अलग से है। जैसे
आप लोग देखेंगे कि ऐसे देखिए आप, क्राइसिस फेस्ड इन इंडिया इकोनॉमिक और मॉरल, नीड्स ब्रिंग्स ग्रीड, इफ ग्रीड इंक्रीज इट स्पॉइल्स ब्रीड, डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन क्लासरूम, यूनिट 1 का डायरेक्ट टॉपिक है हमारा। 2018 में तो लगातार 6 ऐसे डायरेक्टली पूछे गए। 2019 में पूरा जो सेक्शन ए था वो आप देखेंगे एथिक्स के टॉपिक से था, विजडम फाइंड्स ट्रूथ, वैल्यूज आर नॉट व्हाट ह्यूमैनिटी इज बट व्हाट ह्यूमैनिटी ऑट टू बी, बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरली बेस्ट फॉर द सोसाइटी, यहाँ पे गांधी की सर्वोदय अप्रोच वगैरह इस्तेमाल आती है, करेज, डेडिकेशन, ये सब वर्ड्स हैं, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम अपनी एथिक्स की क्लास में डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट ये पीपीटी, आई थिंक दीज पीपीटीज विल बी अवेलेबल टू यू, आप देखिएगा कि 2020 के अंदर भी ऐसे का यही ट्रेंड रहा। इस एक पर्टिकुलर ऐसे को छोड़ के बाकी सारे कहीं ना कहीं हमारे एथिक्स से रिलेटेड थे। एथिक्स में जैसे हम लोग डिफरेंट स्कूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि रीज़न क्या है, इमोशन क्या है, एविडेंस क्या है, ठीक है। देखो वही जस्टिस के ऊपर एग्जाम्पल है, पेट्रियार्की के ऊपर क्वेश्चन है, सिंप्लिसिटी के ऊपर क्वेश्चन है, कल्चर के ऊपर आ रहा है, माइंडफुल मैनिफेस्टो ये बात करता है रैशनलिज्म की, ठीक है, अगेन ह्यूमैनिटी की, फ्रॉम बीइंग इंसान से इंसानियत तक, अगेन एथिक्स की बात हो रही है। शिप्स डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम, शिप सिंक्स बिकॉज ऑफ वाटर दैट गेट्स इनटू देम। सो इंटरनल जो टर्मोइल है, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल विंस की बात हो रही है जो हम इंडियन फिलॉसफी में पढ़ते हैं। हर जगह यहाँ पर एथिक्स का कॉन्सेप्ट आपका आ रहा है। यहाँ देख लीजिए 2021 में आप देख लीजिए सेम ट्रेंड आपको मिलेगा, हैंड्स दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, कि कैसे एक माँ बाप का रोल क्या प्ले करता है बच्चे के डेवलपमेंट के अंदर। ये हमारे यूनिट 1 का पार्ट है। ओके, व्हाट इज रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। फिर यहाँ पे रैशनलिज्म की बात होती है, रिसर्च में जो स्केप्टिसिज्म की बात करते हैं उसके ऊपर आता है, ठीक है। देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस, यहाँ पे एक्सीलेंस की बात हो रही है। एक्सीलेंस का आइडिया हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स, कि सेल्फ डिस्कवरी इंट्रोस्पेक्शन की बात यहाँ पर आ रही है कि हमें खुद को पहचानना है, ठीक है। और आज ये काम भी हमने टेक्नोलॉजी को आउटसोर्स कर दिया है। आज एआई, आज सोशल मीडिया के दोस्त हमको बता रहे हैं कि भैया हम एक्चुअल में है क्या। खुद की सेल्फ डिस्कवरी तो हम लोग कभी कर ही नहीं रहे। अगेन इंडियन फिलॉसफी जो इंटरनल विन की बात करती है, इंटरनल अंडरस्टैंडिंग की बात करती है, वो यहाँ पे हमारी यूज होती है। ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे। देखेंगे पेपर 22 का, द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। ये वाला कोट तो मैं क्लास में, हेराक्लाइटस का कोट है, क्लास में हम लोग इसको एज इट इज डिस्कस करते हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज टू बी राइट। सीधा सीधा एथिक्स से रिलेटेड टॉपिक है। A ship in harbor is safe, but that is not what ship is for. Again, it's about taking risk in life, courage in life. सारे पेपर अगर आप देखेंगे 2023 के अंदर भी है, thinking is like a game, it does not begin unless there is no opposite team. So ये लाइफ की डुअलिटी को शोकेस करती है कि राम के लिए रावण का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। गर्ल्स आर वेटेड डाउन बाय रिस्ट्रिक्शंस, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर आपका क्वेश्चन आ जाता है। अगेन, अ सोसाइटी दैट हैज़ मोर जस्टिस, अ सोसाइटी दैट नीड्स लेस चैरिटी। कैसे जस्टिस अगर होगी तो यहाँ पर आपका गांधीयन आइडिया और जॉन रॉल्स का आइडिया यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। जॉन रॉल जस्टिस की बात करते थे, ठीक है। गांधी जी अपने ट्रस्टशिप मॉडल में कहते थे कि अमीर आदमियों को वॉलंटरली अपना वेल्थ दे देना चाहिए, वो थोड़ा सा चैरिटी का आइडिया आ जाता है। ओके, सो 23 का पेपर है। 24 का पेपर आप देखेंगे तो आपका आएगा द फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलोज देम। सिविलाइजेशन वर्ड का बेसिक मीनिंग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ माइंड। माइंड का खेल है सारा, रैशनलिज्म का, टेक्नोलॉजी का।
द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस, कि साइंस का स्टूडेंट एक स्केप्टिज्म अगर डेवलप नहीं करेगा, हर चीज़ को शक की निगाहों से नहीं देखेगा, तो कभी साइंस का असली स्टूडेंट नहीं हो सकता। ठीक है, अगेन नियरली ऑल men कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर। सीधा सीधा एथिक्स का आपका कोड पूछ लिया गया है। सो हर जगह यहाँ पे आपको एक एथिक्स की छाप मिलेगी। ये चीज़ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एथिक्स की क्लासेस के बाद ये टॉपिक्स आपको नए नहीं लगेंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि कहाँ बिल्कुल आउट ऑफ ब्लू ये टॉपिक हमसे पूछ लिया गया है। ऑलराइट, आपको टॉपिक को समझने में, उसके डायमेंशंस को डेवलप करने में कोई ख़ास तकलीफ नहीं आएगी। गॉट इट? तो ये हमारा आ जाता है 2024 का भी पेपर एज एन ऐसे आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या ट्रेंड्स रहे हैं हमारे प्रीवियस 11 ईयर्स के अंदर, तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ तो देखिए क्वेश्चंस डायरेक्टली आपसे पूछे जा रहे हैं। डायरेक्ट आपका, अगर आपने सिलेबस में पढ़ा है, वही ना जैसे स्कूल और कॉलेज के अंदर आपका होता था कि सिलेबस में दे दिया यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के अंदर कि जो सिलेबस में टॉपिक है वही व्हाट इज़ दिस ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया। तो यूटिलिटी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन ये सिलेबस का टॉपिक है। व्हाट इज़ गवर्नेंस, व्हाट इज़ प्रॉपर्टी, ये सब सिलेबस के टॉपिक्स हैं हमारे। फिर कनेक्टिंग एथिक्स विद योर लाइफ, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस बहुत पूछे जा रहे हैं कि व्हाट हैप्पीनेस मीन्स टू यू, विच पर्सनैलिटी इंस्पायर्स यू, व्हाट पेट्रियोटिज्म मीन्स टू यू इन सिविक लाइफ, ये सब पूछा जा रहा है। तो आपकी सब्जेक्टिविटी को चेक कर रहे हैं ये लोग। फिर जो एक ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं कि पेपर बहुत लेंदी पूछ रहे हैं, मोर देन 3000 वर्ड्स। जैसे 2022 का यदि मैं पेपर देखूं तो इट वाज समवेयर अराउंड 3200 वर्ड्स। 23 में लास्ट ईयर थोड़ा सा शॉर्ट था पेपर, लगभग 2300 वर्ड्स का पेपर था, और इस बार 2024 के अंदर ये लगभग 2600 वर्ड्स का पेपर पूछा गया। तो एक लंबे पेपर के लिए आपको दिमागी तौर से तैयार रहना पड़ेगा। और देखिए इसका लॉजिक क्या है, वाई यूपीएससी इज आस्किंग लेंदी पेपर्स, बिकॉज व्हेन यू हैव लेस टाइम द चांसेस ऑफ यू बीइंग फेक आर लेस। जब समय कम होता है ना, जब जल्दी में आपको चीज़ें लिखनी होती है, तब आप फेक नहीं कर पाते, आप वही चीज़ लिखते हैं जो एक्चुअली में आपके मन में है। इसलिए ये पेपर आपका लेंदी रहता है। प्लस आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स को ये चेक कर रहा है, कॉम्प्रिहेंशन को, कि कैसे आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को समझकर कैसे आप डिसीजन ले पाते हैं। इसलिए पेपर को लेंदी पूछा गया है। प्लस केस स्टडीज़ को 50% आपका वेटेज दिया गया है, और 6 केस स्टडीज़ 120 नंबर की हर साल पूछी जा रही हैं। और देखिए केस स्टडी भी ये नहीं कि बिल्कुल ही कुछ रैंडमली आपसे पूछी जा रही हैं, लगभग 10-15 टाइप्स हैं, कुछ कैटेगरीज हैं केस स्टडीज़ की जिनको बार बार पूछा जा रहा है। तो अगर हम क्लास में लगभग 40 के करीब केस स्टडीज़ थॉरली डिस्कस करते हैं, तो सारी थीम, जैसे जेंडर की थीम हो गई, करप्शन की हो गई, इन्वायरमेंट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, तो कुछ थीम्स हैं हमारी, इन्हीं के बेस पर आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस बार देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे भी था, आपका अप्लाइड एथिक्स के ऊपर भी था, कॉन्फ्लिक्ट और आपका इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर भी क्वेश्चन था। तो थीम्स आप समझ लेंगे तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आपको बिल्कुल भी यहाँ पर मुश्किल नहीं होगी। ऑलराइट, तो ये है। प्लस आपका एक 5वां जो थीम इस बार मुझे दिखा वो था करंट अफेयर्स। इस बार से पहले बहुत ज़्यादा करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं थे, मगर अब मुझे लग रहा है, जैसे मैंने बताया आपको कि सिलेबस रिवाइज तो हुआ नहीं है, तो अब आने वाले समय में करंट अफेयर्स रिलेटेड थीम की, मतलब ट्रेडिशनल को करंट के साथ जोड़कर यूपीएससी पूछने वाली है। तभी नए क्वेश्चंस डेवलप होंगे, अदरवाइज कब तक यूपीएससी रिपीटेटिव थीम्स के ऊपर काम करेगी। कुछ तो नयापन चाहिए ना क्वेश्चंस के अंदर। तो करंट अफेयर्स को अब हमको अच्छे से समझना होगा। ट्रेंड्स जब आप समझ लेते हैं ना, तो क्वेश्चन पेपर को प्रिडिक्ट करना आपके लिए, हालांकि एथिक्स का पेपर इज जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स पेपर,
क्वेश्चंस को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हाँ, बट एक जनरल थीम, एक जनरल ओरिएंटेशन आप ज़रूर समझ सकते हैं, सो डैट पेपर के वक्त आप कम सरप्राइज्ड हो। सरप्राइज एलिमेंट अगर पेपर के वक्त आता है तो वो थोड़ा सा पैनिक क्रिएट कर देता है। ऑलराइट, तो ये हमारे कुछ ट्रेंड्स फॉलो, हम देखते हैं कि कुछ ट्रेंड्स हमें मिलते हैं पिछले 11 सालों के अंदर। इसके अलावा अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, सो आई वुड से दैट द सिलेबस ऑफ दिस पेपर इज अ कन्फ्लुएंस ऑफ 3 डिसिप्लिन। 3 डिसिप्लिन यहाँ पर आते हैं। मॉरल फिलॉसफी है यूनिट 1 एंड यूनिट 5, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से यूनिट 6 और 7 है, पब्लिक सिविल सर्विसेज, वैल्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। और साइकोलॉजी से 3 यूनिट आती हैं, यूनिट 2, 3 एंड 4, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस। तो मैं यही कहूँगा कि इट्स लाइक अ 3 पेरेंट बेबी। तीन माँ बाप हैं इस पेपर के, तीनों से सिलेबस को डिराइव किया गया है। एंड वन मोर थिंग, ऑल यूनिट्स आर हाईली इंटरकनेक्टेड। जैसे ग्रीड पे क्वेश्चन आ रहा है, अब ग्रीड को अगर हम लोग फिलोसफिकल एंगल से देखें तो बुद्ध के बारे में लिख सकते हैं, भागवत गीता इसको कहती है इट इज़ एन एनिमी ऑफ माइंड। ग्रीड ही तो है सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है आज के मटीरियलिज्म वगैरह के अंदर। तो फिलॉसफी हो गई। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यही ग्रीड हमारी करप्शन बन जाती है। और साइकोलॉजी के हिसाब से ग्रीड को देखें तो इट शोज लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ग्रीड को आप 3 एंगल, 3 डायमेंशन से देख लें, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और एडमिनिस्ट्रेशन, आपको 3 पॉइंट्स तो वैसे ही बने बनाए मिल जाएंगे। समझ गया? तो सारी यूनिट्स हाईली इंटरकनेक्टेड है। फिलॉसफी का आंसर मैं दे रहा हूँ साइकोलॉजी से, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन का आंसर मैं दे रहा हूँ फिलॉसफी साइकोलॉजी को मिक्स करके। तो एक अलग अलग एक अप्रोच के साथ नहीं आप देखते कि 2 यूनिट में तैयार कर लूँ, 1 यूनिट में छोड़ दूँ, ऐसा नहीं है। जब आप सारी यूनिट्स को अच्छे से करेंगे तभी आप एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर को अप्लाई, एक आंसर को लिख पाएंगे आप अच्छे से। गॉट इट? चलिए, इसके अलावा एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो है यू हैव टू गार्ड अगेंस्ट कॉम्प्लेक्सिटी बायस्ड। कॉम्प्लेक्सिटी इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू सिंप्लिसिटी। देखिए, अब एथिक्स की क्लासेस में मैंने कुछ बच्चे मुझे आकर बताते भी हैं कि क्या होता है कि टीचर आया और आपके सामने हैवी वर्ड्स यूज़ करने शुरू कर दिए कि ये है यूडेमोनिया, ग्रीक वर्ड्स, लैटिन वर्ड्स आपके सामने यूज़ करने लगे, और आपको एकदम से लगता है यार ये तो कोई बहुत बड़ा टीचर है, मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें बता रहा है, ठीक है, कुछ बड़ा ही होगा ये, और आप शायद उसकी तरफ इंटरेस्ट भी लें ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसी को इंसानों की कॉम्प्लेक्सिटी बायस कहते हैं। जो चीज़ उनको कम समझ आती है या फिर मुश्किल होती है वो उनको ज़्यादा सुपीरियर लगती है इन कंपैरिजन टू द सिंपलर थिंग। जैसे इट इज़ जस्ट लाइक अ मेन्यू कार्ड ऑफ द 5 स्टार होटल। एक सिंपल समोसे को, एक सिंपल चाय को वो ऐसे फैंसी वर्ड्स में लिखते हैं, आपको लगेगा अरे पता नहीं कितनी महान चीज़ मैंने ऑर्डर करी, और मिलता है तो 1 कप चाय आपको। Leaves brought from the gardens of Darjeeling, minced with the golden pieces of ginger and this and that, पता नहीं क्या क्या ये लोग लिख देते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी बायस से एक तो आपको बना, सिंपल आंसर लिखो। जितना सिंपल, सोबर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लैरिटी के साथ आंसर लिखोगे उतने ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे। ये देखा है मैंने, पिछले 11 साल से मैं लगातार बच्चों की कॉपियाँ चेक कर रहा हूँ, 2000 से ज़्यादा कॉपीज़ भी मैं चेक कर चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ट्रेंड्स पता चले कि किन कॉपियों पे नंबर मिल रहे हैं, किन पर नहीं मिल रहे, और फिर वही चीज़ मैं बच्चों को सजेस्ट भी करता हूँ। कई बार बच्चों को लगता है हम जितने ज़्यादा पॉइंट्स लिख देंगे उतने नंबर मिलेंगे एथिक्स में। भाई बाकी जीएस पेपर में तो यही होता है, मगर एथिक्स में ऐसा नहीं होता। एथिक्स में कम पॉइंट्स लिखो मगर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। बल्कि यूपीएससी तो क्वेश्चन ही इतना स्पेसिफिक पूछ रहा है कि ज़्यादा पॉइंट्स का तो स्कोप बनता ही नहीं है। तो आपको स्पेसिफिक चीज़ें ही लिखनी होंगी और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन उनका देना पड़ेगा। सिंपल रखिए, जैसे ऑप्शनल में जब आप लिखते हैं तो कॉम्प्लेक्स टेक्निकल आइडियाज़ के साथ लिखते हैं,
लेकिन जीएस का पेपर है ये एथिक्स का, आपको सिंपल आइडियाज़ के साथ आंसर लिखना पड़ेगा जो हर व्यक्ति को पता है, उसके लिए कोई स्पेशल पढ़ाई की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, सो ये हमारा आपका पूरा आइडिया आता है। जैसे आपने वो 3 इडियट्स मूवी देखी थी ना, तो उसमें वो चतुर रामलिंगम एक बताता है मशीन की डेफिनेशन, और फिर एक रैंचो बताता है मशीन का डेफिनेशन। तो रैंचो वाला डेफिनेशन आपका ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मशीन इज समथिंग विच मेक्स अ वर्क सिंपल, मशीन इज समथिंग which saves time for us rather than machine this and that। वो बुकिश डेफिनेशन काम नहीं आएगी। जैसे परसेवरेंस की डेफिनेशन है, तो मैं बच्चों को वैसे तो बताता हूँ बेसिक डेफिनेशन, मैं ये भी बताता हूँ कि परसेवरेंस इज डूइंग द हार्ड वर्क आफ्टर गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग ऑल द हार्ड वर्क। तो ये बच्चों को याद भी रह जाता है। ओके, और सिंपल तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया। जैसे कन्फॉर्मिटी है, कन्फॉर्मिटी इज डूइंग राइट व्हाट इज राइट, कन्फॉर्मिटी इज डूइंग व्हाट द अदर पीपल आर डूइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज राइट। एंड व्हाट इज मोरालिटी, मोरालिटी इज डूइंग राइट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द अदर पीपल आर डूइंग। तो मोरालिटी का मतलब होता है सही करना, भले ही कोई और कुछ भी कर रहा हो। कन्फॉर्मिटी का मतलब है वही करना जो और लोग कर रहे हैं, भले ही चाहे कुछ भी सही हो। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है सिलेबस ऑफ दिस पेपर। आपको सब्जेक्ट ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि कोई फिलॉसफी का टीचर, आई एम सॉरी टू से दिस थिंग, क्या हो रहा है साइकोलॉजी का टीचर अलग पढ़ा रहा है, साइकोलॉजी जिनका ऑप्शनल है टीचर्स का वही एथिक्स पढ़ा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एक बायसनेस आ गई है, वो साइकोलॉजी के टिपिकल टर्म्स को यूज़ करते हुए एथिक्स को पढ़ा रहे हैं। फिलॉसफी के अंदर भी यही दिक्कत आ रही है, फिलॉसफी का टीचर आके ये पढ़ा रहा है तो वो अपनी टेक्निकलिटीज़ के साथ पढ़ा रहा है, जो एथिक्स के पेपर में एक्चुअली जीएस के पेपर में रिक्वायर्ड ही नहीं है। मैं लकी इसलिए हूँ कि ये तीनों ही सब्जेक्ट्स, साइकोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन और फिलॉसफी, मेरे हमेशा पसंदीदा रहे। मेरे ये तीनों सब्जेक्ट्स रहे आप मेरी तैयारी के दौरान। पहले मैंने फिलॉसफी और एडमिनिस्ट्रेशन लिया था, फिर फिलॉसफी को ड्रॉप करके साइकोलॉजी ले लिया था। तो तीनों डिसिप्लिन्स पढ़े मैंने अपनी तैयारी के दौरान, और इसलिए मुझे लगता है कि लकीली इस पेपर के लिए मैं नेचुरली तैयार था। ओके, सो सिलेबस, देन these books and references are there। as I said कि इसमें 2 किताबें तो मैंने ही लिखी हैं, एक सेक्शन ए के ऊपर है, एक सेक्शन बी के ऊपर है। ये मेरी टाटा मैग्रो हिल की किताब है। मेरा जो चैनल है मैं उसके ऊपर ये शेयर कर दूंगा, आपको चाहिए होगा आप मेरे को बाद में फ़ोन भी कर सकते हैं। वैसे तो देखिए और किसी किताब की ऐसा ज़रूरत नहीं है, मगर बिना किताब पढ़े आप लोग मानेंगे नहीं, आपके अंदर खुजली है, इचिंग है कि नहीं भैया सोर्सेज तो पता होने चाहिए। तो इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग, रीड समथिंग, तो अच्छी किताबें, स्टैंडर्डाइज सोर्स पढ़िए। मैं अपनी किताब भी कहूँगा कि बाद में पढ़ना जब एग्ज़ाम का टाइम आए, लेकिन अगर आपको सचमुच नॉलेज चाहिए, अगर आप अपने कॉलेज के फर्स्ट सेकेंड ईयर में हैं, अभी से आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी है, तो अच्छी किताबें पढ़िए। जैसे एनसीईआरटी की एक 11th की बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, इसको आप देख सकते हो, छोटी सी बुक है, 2-3 दिन का काम है। गुरचरण दास की द डिफ़िकल्टी ऑफ बीइंग गुड, बड़ा अच्छा नावल है आपका। मैंने काफ़ी सारे आइडियाज़ इससे डिराइव किए हैं, बल्कि मैं अब पिछले 11 साल से इस बुक को रेकमेंड कर रहा हूँ, और अब तो टॉपर्स भी इसको रेकमेंड करने लगे हैं। प्रताप बानू मेहता का बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी, ये बहुत अच्छा आपका किताब है। एक इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा का बहुत अच्छा किताब है, वो आप पढ़िए। आप सेकेंड ARC के जो 4th और 10th रिपोर्ट हैं, इनके इंट्रोडक्शंस और समरीज पढ़ सकते हैं। पूरी रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इवन दो आई विल इंक्लूड दीज रिपोर्ट्स इन माय टीचिंग। जो मेरे नोट्स मैं आपको दूंगा उसमें मैं ये ज़्यादातर रिपोर्ट्स आपके कवर कर लेता हूँ, 4th और 10th रिपोर्ट। ठीक है, तो अगर आपको सचमुच कुछ रेफ़र करना ही है तो कुछ बढ़िया अच्छी किताबें रेफ़र करिए। गांधी जी का माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ पढ़िए, आपको गांधी समझ आने लगेंगे कि गांधी एक्चुअली में थे कौन, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को आज भी नहीं मालूम कि गांधी जी का असली फ़िलॉसफी था क्या, तभी गांधी जी को गाली भी देते हैं। बहुत आजकल गांधी जी को गाली देना फैशन बन गया है। क्यों, बेचारा कमज़ोर आदमी था, अब तो है भी नहीं इस दुनिया के अंदर, उनको गाली देंगे तो लोग कोई मेरा क्या ही कर लेगा। वैसे भी आजकल गोडसे का ज़माना चल रहा है। ऑलराइट, तो बुक्स एंड रेफरेंसेस यहाँ पर हैं आपके।
प्लस जो हमारे प्रोग्राम हाइलाइट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि जीएस फाउंडेशन का पार्ट रहेगा हमारा एथिक्स, और एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रहेगी। पॉलिटी हिस्ट्री के टीचर भी आपके एथिक्स के बारे में बात करेंगे, और मैं एज एन एथिक्स टीचर आपसे हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस टेक की बात करूँगा। तो मिक्स करके हमेशा चलेगा। लगभग 34 क्लासेस के करीब हमारी रहेंगी। आप मान के चलो कि अराउंड 85 आवर्स का प्रोग्राम रहेगा। 2.5 घंटे की एक क्लास रहेगी, टोटल 85 आवर्स। केस स्टडीज़ के लिए स्पेशल क्लासेस रहेंगे। हैंडआउट्स वगैरह मैं आपको दूंगा ही दूंगा। सेक्शन ए के क्वेश्चन मैं हर साल आपको हर क्लास के अंदर आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के, जो आप अटेम्प्ट करेंगे, जो मुझे लाकर दिखाएंगे। ठीक है, मेरा नंबर भी अपना शेयर करता हूँ बच्चों के साथ कि भाई ये मेरा नंबर है, अपने आंसर्स व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम पेज है एथिक्स बाय अतुल गर्ग, यहाँ पर आप अपना आ सकते हैं। यहाँ पे मैं डेली जो भी न्यूज़ में मुझे कुछ नया देखने को मिलता है आर्टिकल, तो वो मैं शेयर करता हूँ। मेरी ईमेल आईडी भी यहाँ पर गिवन है, जैसा आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल आपके जितने भी इनफैक्ट टीचर्स हैं द स्टडी ग्रुप के, दे आर ऑल फुली कमिटेड फॉर योर वेलबींग एंड सक्सेस। हम लोग कोई भी, देखिए ये नहीं है कि जस्ट आपसे पैसे ले लिए और आपको कोचिंग दे दी, ऐसा नहीं है। हमारा आपका रिश्ता जीवन भर का है। आज भी मेरे जो स्टूडेंट्स मैंने 8-8 साल पहले पढ़ाए थे, उनके शादियों में मैं गया, उनके बच्चे पैदा हुए तो मैं गया। आज भी कोई प्रमोशन मिलती है तो मुझे मैसेज करते हैं। तो यहाँ द स्टडी ग्रुप के अंदर मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि हमारा एक प्रोफेशनल रिलेशन है, हमारा एक पर्सनल रिलेशन है मुझसे। हमें जीवन भर का रिश्ता बनाना है आप लोगों के साथ। ये नहीं कि बस 12 महीने 16 महीने आपको पढ़ा दिया और काम खत्म हो गया। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ चीज़ें समझें अच्छे से। ओके, प्लस फिर से देखिए एंड में मैं यही बात कहूँगा आप लोगों को। आई थिंक सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ कि इन दी एंड देखिए पेन तो आपको लेनी पड़ेगी। ईदर यू टेक द पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ रिग्रेट। या तो अभी डिसिप्लिन हो जाइए, ओके, और डेली अपना पढ़िए। पेनफुल है एक्सरसाइज, डिसिप्लिन में रहना बड़ा मुश्किल काम होता है, मगर अगर अभी 4 साल डिसिप्लिन में नहीं रहे तो आगे के 40 साल आपको रिग्रेट के पेन में झेलना पड़ेगा। और बड़ा गहरा दुख होता है आईएएस ना बनने का। 4 साल, पता है, जवानी के 4 साल जब आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत के साथ देते हैं और फिर वो चीज़ आपको ना मिले तो उसको ना पाने का दुख पूरी उम्र रहता है। मरते वक्त भी जो आखिरी जो 3-4 चीज़ें जो दिमाग में रह जाएंगी वो यही रहेंगी कि अरे यार मेरा आईएएस क्लियर नहीं हुआ था। आज भी जिस दिन रिजल्ट आता है हर साल, मुझे अंदर ही अंदर कहीं मुझे दुख महसूस होता है, जबकि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ ज़िंदगी के अंदर। ओके, आई एम डूइंग रियली गुड। आई एम इनफैक्ट मैं कहूँगा कि मैं भारत के टॉप 1% के अंदर आता हूँ, अपने आप को इंक्लूड करता हूँ। मगर फिर भी आज कहीं ना कहीं मन के अंदर एक दुख है कि यार एग्ज़ाम क्लियर हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो अभी आपके पास समय है। आने वाले 4 साल आपको बताएंगे किस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो, ये बताएंगे कि आने वाली 40 साल की ज़िंदगी आप कैसे जियोगे। किसी की 12 घंटे नौकरी करो या फिर अभी 8 घंटे पढ़ लो, चॉइस आपके पास है। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करिए, मेहनत करनी पड़ेगी। और एथिक्स का पेपर तो खासकर बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। लॉन्ग टर्म अप्रोच आपको यूज़ करनी पड़ेगी। आप सोचो कि मैं एथिक्स की तैयारी, प्रीलिम्स ख़त्म हो जाएंगे फिर कर लूँगा, तो आप आज ही फेल्ड हो, ये लिखवा लो मुझसे। एथिक्स का तैयारी है, आप एक बार अपना हिस्ट्री, अपना पॉलिटी, अपना बेसिक 2-3 सब्जेक्ट्स आप निपटा लो, उसके बाद आप एथिक्स पे लग जाओ। बहुत ज़्यादा एथिक्स को डिले कर दिया तो इंटर लिंकेजेस कभी भी आपकी डेवलप नहीं हो पाएंगी, ये याद रखिएगा। सो स्टार्टेड फ्रॉम स्टार्टिंग, बिल्कुल अपने इनिशियल फेज ऑफ प्रिपरेशन में ही आप एथिक्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो इतना जेनरिक है कि आप इसको कभी भी शुरू कर सकते हैं, कभी भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और एथिक्स के बारे में पढ़ना तो आई वुड इनफैक्ट पूरे यूपीएससी के बारे में पढ़ना, इट्स ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन। इट्स लाइक अ सेकंड स्कूलिंग फॉर यू। ठीक है, एक बार ये 3-4 साल आपने अच्छे से निकाल दिए, पढ़ के निकाल दिए, फिर ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आ जाए आप उसको बहुत आराम से सॉर्ट आउट कर लेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि मतलब 1 साल की आर्मी ट्रेनिंग और 1 साल की यूपीएससी प्रिपरेशन सबके लिए कंपलसरी हो जानी चाहिए, क्योंकि ये आपको इंसान बना देती है।
आपको ये बता देती है कि भैया एक्चुअल में नॉलेज होती क्या है। जो स्कूल और कॉलेज में कि आपको लगता था कि यार अभी तक, मतलब मैंने जब यूपीएससी की तैयारी करी मुझे लगता था कि यार अच्छा ये नॉलेज होती है, ये एक्चुअल में सीखना पड़ता है, दुनियादारी तो ये है जो हम यूपीएससी में सीख रहे हैं। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। तो इस तैयारी को हमेशा पॉजिटिवली आप लेकर चलिएगा। गॉट इट। बाकी मेरा नंबर आप लोगों के पास है, आप देख सकते हैं, और यहाँ राजेंद्र नगर भी मैं आता हूँ, फ़ोन पर भी मैं अवेलेबल रहता हूँ। द स्टडी में आप इंस्टीट्यूट में कॉल करेंगे तो वो भी आपकी मीटिंग अरेंज करवा देंगे मेरे से। हर तरीके से वी गाइज आर अवेलेबल फॉर यू, एंड नॉट ओनली मी, आई कैन टेक गारंटी फ्रॉम ऑल द टीचर्स इन दिस रिगार्ड। द स्टडी ही एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे टीचर पर्सनली अवेलेबल होता है स्टूडेंट्स के लिए। कहीं आप देखेंगे को टीचर से मिलने के लिए आपको पहले 3-4 अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ते हैं। पहले किसी जूनियर के पास जाओगे, रिसेप्शनिस्ट के पास, फिर मेंटर के पास, ये और वो दुनिया भर के चक्कर है। यहाँ पे टीचर नंबर दे रहा है आपको डायरेक्टली। ओके, इट इज़ नॉट लाइक दैट वी आर मोर अवेलेबल, इट इज़ लाइक कि वी केयर फॉर आवर स्टूडेंट्स। ठीक है, और हम स्टूडेंट को एक ATM या पैसे की मशीन की तरह नहीं देखते, हम एक स्टूडेंट को एक जिंदा आदमी की तरह देखते हैं। एक प्रोस्पेक्टिव लाइफ, एक प्रोस्पेक्टिव सक्सेस, एक IAS ऑफिसर की तरह हम उसको देखते हैं। गॉट इट। सो इट सीम्स दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड, और अगर कुछ रहता है तो आप मुझे कॉल करिएगा, मैसेज कीजिएगा, आई एम देयर फॉर यू। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट, नॉट ओनली फॉर दिस एग्जाम बट ऑल्सो for the exam called life. So thank you very much and all the best. जहां कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज टेस्ट से पहले टेस्ट शेड्यूल और टेस्ट के बाद टेस्ट डिस्कशन, मॉडल कंटेंट और फीडबैक देने तक सीमित रहती है, वहीं इनकी प्रॉब्लम को क्योर करने की पोस्टमार्टम अप्रोच हमेशा टेस्ट देने के बाद आती है। कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज की इन्हीं खामियों से अलग हटकर आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी को सही डायरेक्शन देने के लिए द स्टडी IAS आपके लिए लाया है मैप, दैट इज मेंस असेसमेंट प्रोग्राम। इस स्ट्रैटेजिकली डिजाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को 3 फेजेस में बांटा गया है। प्रोग्राम की पहली स्टेज यानी कि बेंचमार्किंग स्टेज में टेस्ट देने से 7 से 10 दिन पहले आपके कंटेंट और सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी का सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा आकलन किया जाएगा। टेस्ट प्रिपेयर करने से पहले ही राइट कंटेंट और स्ट्रैटेजी आपके साथ होगी ताकि आप टेस्ट प्रिपरेशन के दौरान ही कोर्स करेक्शन कर सकें। सेकंड स्टेज यानी एनालिसिस फेज टेस्ट देने के बाद शुरू होती है। आपका टेस्ट पेपर इवैल्यूएटर एंड मेंटर के पास जाता है, जहां आपकी परफॉर्मेंस को 5 पैरामीटर्स पर असेस किया जाता है: स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज, टाइम टेकन टू कंप्लीट योर टेस्ट एंड फाइनली आपके आंसर की कंटेंट क्वालिटी। इससे बनती है आपकी परफॉर्मेंस शीट। इस परफॉर्मेंस शीट में लोएस्ट स्कोरिंग पैरामीटर को आपकी परफॉर्मेंस का बेंचमार्क बनाया जाता है, जिसके ऊपर आपको दिया जाता है पर्सनलाइज्ड क्यूरेटेड सॉल्यूशन, एंड इसके ऊपर आने वाले टेस्ट में काम किया जाता है। इसी तरह से हर पैरामीटर को हम 1 बाय 1 फिक्स करके आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करते हैं। फाइनली आता है प्रोग्राम का रेक्टिफिकेशन फेज। ये फेज आपके टेस्ट परफॉर्मेंस के अलग अलग आउटकम्स के लिए 3 कंटिजेंसीज देता है। अगर परफॉर्मेंस ऑप्टिमल रही तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए गाइडेंस, फिर अगला टेस्ट। अगर परफॉर्मेंस सब ऑप्टिमल रही तो अगले टेस्ट से पहले एक और रीटेस्ट, या फिर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट के लिए एक्सपर्ट कंसल्टेशन बिफोर योर नेक्स्ट टेस्ट। इस प्रोग्राम में मनिक आंसर मेंस आंसर राइटिंग के लिए हाउ टू रीड, राइट एंड राइट प्रिसाइजली के ऊपर सेशन लेंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द आर्ट एंड साइंस ऑफ आंसर राइटिंग। ये साइंटिफिकली डिजाइन प्रोग्राम आपके मेंस प्रिपरेशन को सिंप्लीफाई करते हुए प्रिपरेशन के लूप होल को डिमिनिश करेगा। मैप की इसी यूनिक पैरागॉगी को फॉलो करते हुए हमने डिजाइन किया है एकाग्र प्रीलिम्स असेसमेंट टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, जिसमें बेंचमार्क, एनालिसिस एंड रेक्टिफिकेशन फेजेस के थ्रू आपका प्रीलिम्स प्रिपरेशन हम करेंगे सिंप्लीफाई। इसी आधार पर द स्टडी IAS आपके लिए लाया है उम्दा यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम। मार्केट में जहां वन साइज फिट ऑल अप्रोच अपनाया जाता है, वहीं हमारी मेंटरशिप एस्पिरेंट्स को एस्पायरर, वेटरन और एडवेंचरर की कैटेगरीज में कैटेगराइज करती है। एस्पायरर की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज 1 यानी मेंस प्रिपरेशन फेज नवंबर से दिसंबर तक चलेगा। फेज 2 प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव फेज, जहां जनवरी से मई तक होगी सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी। और फाइनली फेज 3 यानी मेंस रिवीजन फेज, जो मई टू मेंस 2025 तक चलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी वेटरन्स के लिए यही 3 फेजेस कुछ इस तरह होंगे। फेज 1 प्री कम मेंस प्रिपरेशन फेज, जो नवंबर से मिड मार्च तक चलेगा। फेज 2 यानी प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव फेज मिड मार्च से मई तक चलेगा। और फाइनली फेज 3 मेंस रिवीजन फेज मई टू मेंस 2025 तक चलेगा। इसी तरह हम बात करें एडवेंचरर्स की, जो अपना शेड्यूल खुद बनाना चाहते हैं, यू कैन गिव योर ओन शेड्यूल एंड वी विल फॉलो इट, जहां सब्जेक्ट्स को खत्म करने के लिए कंसेप्चुअली यू चैलेंज योर ओन मंथ। इसी आधार पर यह प्रोग्राम हर तरह के एस्पिरेंट की यूनिक डिमांड्स को केटर करता है। जिन बेंचमार्क, एनालिसिस और रेक्टिफिकेशन फेजेस को हमने अभी डिस्कस किया, उसी पेडागोजी के आधार पर इस मेंटरशिप प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। हमारा एकाग्र प्रीलिम्स असेसमेंट टेस्ट सीरीज प्रोग्राम और उम्दा यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम 10 नवंबर और मेंस असेसमेंट प्रोग्राम 12 नवंबर से शुरू हो रहा है। प्रोग्राम की अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7002070025।